गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत शानदार बात। तो जैसे कि आपको पता है कि अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उस चैप्टर का नाम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्किल। क्या नाम है सर चैप्टर का? सर्किल। बहुत सारे बच्चे बहुत फैमिलियर होते हैं सर्किल को लेकर के, बहुत अच्छी फील आती है, क्वेश्चन देख करके लगता है चलो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इजी डोर कहलाता है एंट्रेंस करने के लिए आईआईटी के अंदर। मतलब अगर आप मैथ्स में बात करें कि कौन सा पार्ट आसान होगा क्रैक करना पेपर के अंदर, तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सर्किल जैसे चैप्टर की जो हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हम लोग पढ़ लेंगे। अभी बात आती है इंपॉर्टेंस की, तो आप इतना श्योर मान के चलिए कि सर्किल चैप्टर का मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में होता है, दुनिया का कोई भी पेपर हो जिसमें सर्किल एज ए सिलेबस हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। क्या है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत स्मार्ट तरीके से अपन वर्कआउट करेंगे, जैसा अपन ने स्ट्रेट लाइन में किया था वैसे हम लोग सर्किल में करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट ऑफ द सर्किल। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की जगह पे मतलब आप पर्टिकुलर इक्वेशन बोल सकते हैं, तो होता कुछ नहीं है। एक ऐसे पॉइंट का लोकल जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे मैं एक बैल को खूंटी से बांध दूं और एक रॉड लगा दूं उसके गले में, तो वो बैल जब घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा और लोकस क्या जनरेट करेगा? सर्किल। तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, तो इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। तो अगर ये पॉइंट पी मूव करता रहेगा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे सर्किल के इस पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा एक लोकस जनरेट करेगा जो क्या कहलाएगा? सर्किल। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये उसका सेंटर होता है, और यहां से फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, वो जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो उसकी रेडियस कहलाती है। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया CP = R लिख करके। डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाया h - a का होल स्क्वायर प्लस k - b का होल स्क्वायर = R। दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी तो हमारे पास सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = R²। जहां पे a और b क्या है? तो ए और बी सर्किल का सेंटर होता है जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। आर क्या है? आर उस सर्किल की रेडियस है जो कि फिक्स डिस्टेंस कहलाता है। तो यानी कि यहां से हमने सर्किल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को इंटरप्रेट कर लिया जिसका सेंटर और रेडियस हमें पता हो। तो बेटा होता क्या है, जब भी कभी हमें सर्किल अगर निकालना है तो हमारी प्रायोरिटी रहती है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम कहीं से भी कैसे भी ढूंढ के क्या ले आए? सेंटर ले आए, और कहीं से भी कैसे भी ढूंढ करके क्या ले आए? रेडियस ले आए। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपलेस्ट इक्वेशन का सर्किल कहलाती है। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या होती है, क्यों होती है, क्या यूज है, आइए वो समझते हैं। सिंपलेस्ट इक्वेशन वो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल होती है जिसका सेंटर 0 0 हो जाए, रेडियस कुछ भी हो, बस सेंटर 0 0 हो जाए। जैसे मैंने एक फोटो बनाई है, ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये सेंटर मैंने ओरिजिन लिया है और एक a डिस्टेंस पे मैंने एक सर्किल को ड्रॉ किया है। तो a डिस्टेंस मतलब उसकी रेडियस a ले रखी है। तो सर्किल विद द सेंटर 0 0 इज नोन एज द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ द सर्किल। कई बार हम इसको स्टैंडर्ड में यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड में सर्किल को a, b ले रखा है, सेंटर को a, b ले रखा है, उसको मैं 0 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए भाई। तो सर्किल की इक्वेशन विद द सेंटर 0 0 रेडियस a, तो सर्किल की इक्वेशन आ गई x² + y² = a²। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या लॉजिक है इसके पीछे इसके इंपॉर्टेंट होने का? तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंट होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है, इसके इंपॉर्टेंट होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि जितने भी आर्टिकल्स प्रूफ वाले होते हैं, जो भी रिजल्ट हम सर्किल में इंटरप्रेट करेंगे, डिराइव करेंगे, वो सारे के सारे रिजल्ट इसी सर्किल पे करेंगे। क्यों? आसान पड़ता है, सबसे बड़ी चीज, और हमें रिजल्ट को एज अ रिजल्ट ही याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। तो बात हो रही है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की, कि जनरल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहां से आता है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन जो होती है हमारी, पहली इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन थी x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = R², मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो एक्सपेंड कर दूं,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब जब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो सर्किल की हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। क्या इक्वेशन डिराइव हो गई? मैंने x स्क्वायर को x स्क्वायर दिया, y स्क्वायर को y स्क्वायर दिया, माइनस 2ax को 2g से कर दिया, माइनस 2by को 2f से कर दिया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को c से रिप्लेस कर दिया। करेक्ट है? तो जब मैंने इतना इंटरप्रिटेशन कर दिया तो यहां से हमारे सर्किल के सेंटर जो है कंपेयर करिएगा, माइनस 2a 2g के बराबर है, माइनस 2b 2f के बराबर है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर c के बराबर है। इनिशियली सेंटर था a कॉमा b, नेक्स्ट सेंटर हो गया माइनस g कॉमा माइनस f बाय कंपेयरिंग, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर c के बराबर था, तो r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बेसिकली आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c और a और b g और f के बराबर थे, माइनस g माइनस f के बराबर थे। तो ये सर्किल वो सर्किल है जो हमें अच्छे से आना चाहिए, फिर से इसको भी याद होनी चाहिए। सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो सर्किल जिसका सेंटर क्या है माइनस g कॉमा माइनस f और रेडियस क्या है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। कंफर्टेबल होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन आ गई और हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, दोनों हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमने बात कर ली, स्टैंडर्ड, सिंपलेस्ट एंड जनरल। अब दो नोट के पॉइंट मैंने लिखे होंगे, आइए उन दोनों को समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है एनी सेकेंड डिग्री कर्व, एनी सेकेंड डिग्री कर्व, कोई भी अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0, एनी सेकेंड डिग्री कर्व, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व अगर हमारे पास लिखा हुआ है जो उन्होंने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे, आपको बताओ, तो वो सेकेंड डिग्री कर्व सर्किल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, a इक्वल्स टू b, और दूसरी कंडीशन होती है एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, h इज इक्वल्स टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट कंडीशन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो these two are the standard condition which is required to convert a second degree curve into a circle। तो कभी भी हमें इस सर्किल के सेंटर वेंटर की बात करनी होगी जनरल इक्वेशन के सर्किल की, तो ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बना के ही हम सेंटर निकालेंगे। अगर 1 नहीं होगा तो हम यहाँ पे 1 क्रिएट करेंगे डिवाइड करके। कंफर्टेबल? ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो इक्वेशन 2 थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस जिसको मैंने इक्वेशन 2 लिखा था, तो जो सर्किल था इक्वेशन 2 का, सर्किल फ्रॉम इक्वेशन 2, उसकी रेडियस थी अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अभी जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी बैठी हुई है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बेटा ध्यान दो, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी है। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है तो पॉजिटिव हो जाए, अंडर रूट की क्वांटिटी है तो 0 के बराबर हो जाए, या तो नेगेटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव हो गई तो बल्ले बल्ले रियल सर्किल डिफाइंड हो गया, अगर 0 हो गई तो पॉइंट सर्किल आ गई, रेडियस 0 हो गई। पॉइंट सर्किल क्या होता है? ऐसा सर्किल जिसका सेंटर डिफाइंड है, रेडियस 0 है। आई रिपीट पॉइंट सर्किल, आई रिपीट पॉइंट सर्किल, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 0 है, सेंटर डिफाइंड है। कोई भी सेंटर हो उसको पॉइंट की तरह मार्क कर देते हैं अपन। ठीक है, ड्रॉ करना है पॉइंट सर्किल को, तो लाइए मैं पॉइंट सर्किल को ड्रॉ कर देता हूं। ये है पॉइंट सर्किल हमारा, इसे बोलते हैं पॉइंट सर्किल। एक पॉइंट को ड्रॉ करना मतलब पॉइंट सर्किल। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ चुके हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम रियल की बात कर सकते हो, तो रियल डिफाइनिंग के लिए होता है। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाती है तो हम बोलेंगे क्या? रूट के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हम बोलेंगे रेडियस तो डिफाइंड नहीं है। रेडियस मतलब डिफाइंड मींस इमेजिनरी रेडियस आई। तो एक ऐसा सर्किल होगा जिसकी रेडियस इमेजिनरी है। अब जब सर्किल की रेडियस इमेजिनरी, तो उस सर्किल को हम क्या बोलते हैं? उस सर्किल को हम बोलते हैं इमेजिनरी सर्किल। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सर्किल। और विद अ रियल सेंटर, सेंटर तो वही चल रहा है हर बार। इसका सेंटर क्या चल रहा था? माइनस जी माइनस एफ, इसका सेंटर भी माइनस जी माइनस एफ, इसका सेंटर भी माइनस जी माइनस एफ, इसका सेंटर भी माइनस जी माइनस एफ। डिपेंडेंसी किस पे आई? रेडियस पे। ये एक रियल सर्किल है क्योंकि रेडियस डिफाइंड है। ये पॉइंट सर्किल विद द सेंटर माइनस जी माइनस एफ क्योंकि रेडियस 0 है। एक इमेजिनरी सर्किल विद द रियल सेंटर माइनस जी माइनस एफ, क्यों? क्योंकि रेडियस का पार्ट रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। इससे सर्किल कैसा आएगा? इमेजिनरी। क्लियर? तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपलेस्ट इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन की बात कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं
वो आर्टिकल है डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्किल। सर्किल का डायमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, मतलब एक ऐसा सर्किल जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स हमें पता हो। तो ये सर्किल ले रखा है जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स ए एंड बी दे रखे हैं, उसका हमें लोकस निकालना था। तो जो भी पॉइंट सर्किल की सर्कमफरेंस पे होगा, अगर ये डायमीटर तो एंगल 90 होगा, और अगर ये एंगल 90 होगा तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। h के मान करके सिंपलीफाई करके जनरलाइज कर दिया, तो जो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल की इक्वेशन आ गई वो आ गई बेटा x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2 = 0। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है। अब होता है इस रिजल्ट को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो जरा ध्यान देना, एक छोटी सी चीज जो मैंने नोट पे लिख रखी है उस पे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि अगर मैं पहले दो ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो x में एक क्वाड्रेटिक बन रही है जिसका नाम है x² - x टाइम्स ऑफ x1 + x2 + x1 x2, और फिर y वाले ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y में एक क्वाड्रेटिक बनाएगा, वो बनाएगा y² - y टाइम्स y1 + y2 + y1 y2 = 0। तो अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया जो मैंने नोट में लिखा है, ये ट्रिक का बोल सकते हो आपकी सर, ये मतलब मैं बोल दूंगा ये एक ट्रिक टाइप का कंसेप्ट है। क्या है आइए समझते हैं। अगर दो क्वाड्रेटिक हमें मिल जाए कहीं से भी, एक x में और एक y में, और उन दो क्वाड्रेटिक को हम ऐड कर दें तो हमारी डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। इसमें क्या एडवांटेज होता है, इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपको कभी भी ये एंड पॉइंट्स निकालने नहीं पड़ते हैं। आप सीधे दो क्वाड्रेटिक बनाइए और दोनों क्वाड्रेटिक को उठा करके जोड़ दीजिए विद अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है कि x² और y² यानी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट x² और y² दोनों क्वाड्रेटिक का क्या होना चाहिए 1, जो सर्किल की बेसिक कंडीशन है। क्लियर? कैसे करा जा रहा है ये समझते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द सर्किल विद AB एट द डायमीटर वेयर A and B are the point of intersection of curve y² = 4x and the line 2x + 3y = 5। ठीक है, तो अगर मैंने इसके सॉल्यूशन की बात करने स्टार्ट करी तो सबसे पहले हमने कर्व की बात करी, y² = 4x पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जरूरत नहीं कि आप एग्जैक्ट फिगर बनाइए, बट ठीक है हम बना लेते हैं। फिर आपके पास एक लाइन है 2x + 3y = 5, x कुछ आएगा, y कुछ ऐसी लाइन कुछ आएगी। रैंडम फोटो खींची है मैंने, और इन दोनों को डायमीटर मानते हुए, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया a, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया a, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया b, तो इन दोनों को डायमीटर मानते हुए हमें एक सर्किल ड्रॉ करना, मतलब वो सर्किल कुछ ऐसा जा रहा होगा। तो हमें इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हमें डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्किल इक्वेशन चाहिए तो हमें a और b के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो a और b के कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब मुझे लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तो पहली चीज क्या की हमने, एलिमिनेट x। तो जब मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो क्या इक्वेशन बन रही है उसको देखते हैं। तो आई गेट द वैल्यू y² = 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू यहां से रख देता हूं मैं 5 - 3y/2। ठीक है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया तो ये बन गया y² - +6y - 5 दूनी 10 = 0। इसको एक क्वाड्रेटिक लिख करके छोड़ दिया मैंने। आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा y1 और एक रूट होगा y2। तो एक रूट होगा y1 जो इसका y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, और एक रूट होगा y2 जो इसका y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली एलिमिनेट x। अगर हमने x को y को एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट किया तो हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम y को एलिमिनेट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, आई विल गेट द वैल्यू 5 - 2x/3 होल स्क्वायर should be equals to 4x। 5 - 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ओपन करेंगे तो आई गेट द वैल्यू 25 + 4x² सॉरी -20x इज इक्वल्स टू 36x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आई गेट द वैल्यू 4x² -20x और इधर 36x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 56x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। ठीक है, अब जो रूल था डायमेट्रिकल फॉर्म में अभी मैंने नोट में लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। अपने पास एक x में क्वाड्रेटिक आ गई, एक y में क्वाड्रेटिक आ गई, दोनों को जोड़ दूंगा तो इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी जो कि डायमेट्रिकल फॉर्म में होगी। लेकिन इस क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक के साथ जोड़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों की लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए 1। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट
1 है, इसका 4 है, तो इसको 1 बना देंगे 4 से डिवाइड करके। तो जो हमारी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x की क्वाड्रेटिक लिखिए, तो x की क्वाड्रेटिक आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 56 से डिवाइड किया 14 x, 4 से डिवाइड किया प्लस का 25/4, ये हमारी x की क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें जोड़ दो y की क्वाड्रेटिक को, y की क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये जो सर्किल आया, ये सर्किल हमारा वो सर्किल आ गया जिसके लिए ए बी किसका काम कर रहा था, डायमीटर का। कंफर्टेबल, क्लियर है क्या कंसेप्ट हुआ, किस तरीके से मैनिपुलेशन की। दिस इज द एडवांटेज कि हमें पॉइंट्स को सॉल्व नहीं करना पड़ा। अल्टीमेटली हमें दिख ही रहा है, फॉर्मेट दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा, हमें ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यहीं से ऑप्शन को चेक करके बिना जोड़े, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 दिख गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 14 दिख गया, चेक कर लो ऑप्शन में कौन है, 14 और 6 बैठा हुआ है, खत्म। अब अगर 2 में बैठा होगा तो फिर आपको कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा, अगर 1 में बैठा होगा तो अपना काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट आर्टिकल which we covered is intercept made by a circle। याद होगा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था लाइन के इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किल के इंटरसेप्ट के बारे में बातें, ठीक है। क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ बोर्ड पे मैंने मार्क कर रखा है। ये सारा जो मैं लिखता हूँ दिस इज ओनली फॉर सेविंग योर टाइम। क्यों, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स के अंदर आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो इसलिए उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने एक जनरल सर्किल ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्किल की फोटो कुछ इस हिसाब से बनाई है। तो इस सर्किल ने जहां पे x को काटा है, x एक्सिस को काटा है, वो पॉइंट है a और b। तो a और b के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल। सिमिलरली इस सर्किल ने y एक्सिस को c और d पे काटा है, y एक्सिस को c और d पे काटा है, तो जो C से D तक का डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा क्या, Y इंटरसेप्ट। तो A से B का डिस्टेंस X इंटरसेप्ट और C से D का डिस्टेंस Y इंटरसेप्ट कहलाता है। A के कोऑर्डिनेट लेटर से मैंने मान रखे थे x1, 0, B के कोऑर्डिनेट लेटर से मैंने मान रखे थे x2, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए A और B कैसे निकालेंगे, यानी मुझे इस सर्किल के x इंटरसेप्ट के दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए आपसे, बोलिए। बहुत शानदार बात, कई लोगों ने सोच लिया, बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया। अगर कभी भी हमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है किसी भी कर्व का, तो हमें y कोऑर्डिनेट उस कर्व की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 0। द सेम थिंग आई एम डूइंग ओवर हियर, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने सर्किल इक्वेशन में y 0 पुट किया, x में क्वाड्रेटिक मिल गई, x की क्वाड्रेटिक आ गई x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स होंगे, पहला रूट होगा x1, दूसरा रूट होगा x2, पहला रूट होगा x1, दूसरा रूट होगा x2। जब हमें दो रूट मिल गए तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब बेसिकली AB डिस्टेंस चाहिए, जो कि x इंटरसेप्ट कहलाता है सर्किल का। तो AB का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, तो x2 माइनस x1 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। सब कुछ मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, 4x1 x2, 4 माइनस का 4x1 x2, 4x1 और x2, करेक्ट है, अंडर रूट के अंदर। बस तो यहां से सम ऑफ रूट निकाला, 2g आएगा, माइनस का 2g आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, c आएगा, पुट कर दिया, फॉर्मूला बन गया x इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द x इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्किल। सिमिलरली y इंटरसेप्ट का हमें कैलकुलेट करना होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया x कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने के लिए y को 0 पुट करो, वैसे y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने के लिए x को 0 पुट कर दो। तो जैसे ही आप सर्किल इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, आपके पास y में कोऑर्डिनेट मिलेगी जिसके दो रूट आएंगे, y1 y2, वापस से यही फॉर्मूला यूज हुआ। तो यहां से y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस c। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, केयरफुली ध्यान रखना, मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, स्टार लगा दे रहा हूं। तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात शुरू होती है कि अगर सर्किल के हमें इंटरसेप्ट के बारे में बात कर ली, तो सर्किल की कुछ फोटोओं के बारे में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं वो देखिए। अगर x इंटरसेप्ट हमें पता है, तो यानी कि हमें 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c पता है, फिर से अंडर रूट लग गया,
तो रूट के अंदर की क्वांटिटी आ गई। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी की फिर से 3 फोटो आएंगी, या तो ये पॉजिटिव हो, या तो ये 0, या तो ये नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव था तो यानी रियल एक्स इंटरसेप्ट आएगा, तो सर्किल कुछ ऐसा दिखेगा आपको काटता हुआ, इधर देख सकता है, नीचे देख सकता है, इधर इधर कहीं भी देख सकता है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अगर ये जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर आ गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर आ गया मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। एक्स इंटरसेप्ट 0 का मतलब सर्किल ने एक्स एक्सिस को टच कर दिया। अब सर्किल ने अगर एक्स एक्सिस को टच कर दिया, सर्किल ने अगर एक्स एक्सिस को टच कर दिया, तो जो सर्किल का सेंटर था उसका एक कोऑर्डिनेट हमेशा रेडियस के बराबर होगा, वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स इंटरसेप्ट 0 सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट r के बराबर, एक्स इंटरसेप्ट 0 सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट r के बराबर। सर्किल ने एक्सिस को टच किया, सर्किल ने एक्सिस को टच किया, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट r के बराबर। एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट r, वाई को टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट r, वो आगे अपन भी बात करेंगे। और अगर एक्सिस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा तो कॉमन सी बात है रियल इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ना तो सर्किल काटेगा ही नहीं। सर्किल एक्सिस को काटेगा नहीं, मतलब सर्किल हमेशा एक्सिस के ऊपर ही नीचे रहेगा। मैंने एक फोटो बनाई है, ऊपर वाली नीचे भी हो सकता है, चारों कोऑर्डिनेट में कहीं भी हो सकता है वो। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट की बात करें कि वाई इंटरसेप्ट का अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे रखा है तो रियल इंटरसेप्ट आएगा। सर्किल की फोटो कुछ इस टाइप से बनेगी, वाई एक्सिस को कट करती हुई। अगर 0 हो गया तो टच करेगा वाई एक्सिस को, और अगर सर्किल ने वाई एक्सिस को टच किया तो सर्किल के सेंटर का कौन सा कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस, एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस। और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो सर्किल का रियल वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और रियल वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर्किल कंप्लीटली लेफ्ट या राइट में होगा वाई एक्सिस के। क्लियर? नोट का तीसरा पॉइंट आता है कि जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर और सी तीनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये तीनों बराबर हो गए, जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी, अगर जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी हो जाएगा, यानी कि सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया, सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट भी 0 आ गया, सर्किल का वाई इंटरसेप्ट भी 0 आ गया। तो सर्किल ने एक्सिस को टच किया, सर्किल ने वाई को टच किया, तो सर्किल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी r आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी r आ गया। तो दिस इज द कंडीशन इफ g स्क्वायर इक्वल्स टू f स्क्वायर इक्वल्स टू c, then the circle having such type of picture which touches both the coordinate axes and the center's coordinate should be r, r. Clear? ओके तो ये हम लोगों ने इंटरसेप्ट की पूरी बात कर ली अच्छे से, तमीज से। इंटरसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है आइए उनको अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने थ्योरी कवर करी है। क्या क्या कवर किया अपन ने बेसिक सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपलेस्ट इक्वेशन, उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और उसके बाद इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। इतने आर्टिकल अपन ने कवर किया। अब अपन इन्हीं आर्टिकल्स पे 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 99% मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाऊंगा वो सारे जेईई मेंस के उठाऊंगा, जिससे आपको इंटरप्रेट हो जाएगी जेईई मेंस एक्चुअली पूछता क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोचोगे सर सेकंड कहां था, पहला कब आया था? अरे अभी तो करवाया था डायमेट्रिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 था। तो उसने बोला है सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एक सर्किल था, फोटो खींचो फटाफट। एक सर्किल था, टच कर रहा था एक्स एक्सिस को एट 3,0 मतलब यहां पे टच कर रहा था, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट काट रहा है 8 यूनिट का। तो एक फोटो तो ये पॉसिबल थी कि सर्किल ऐसा बन जाता, यहाँ पे टच करता और ये 8 यूनिट का काट रहा होता, करेक्ट है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी थी, सेम साइज का सर्किल होगा वो, ठीक है, लग नहीं रहा है, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इधर का सर्किल दिस वन, इधर का सर्किल दिस वन, ये भी 8 यूनिट का होगा और ये भी 8 यूनिट का होगा, 3,0। तो उसने पूछा था सर्किल का क्या बताना था, इक्वेशन बताने अपने को। 2 सर्किल पॉसिबल होंगे, आइए कैलकुलेशन देखिए। सर्किल यहाँ पे टच कर रहा है, इसको इससे ज्वाइन करा है, इसको इससे ज्वाइन कराया, ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। ठीक है, सेम नीचे आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, सर्किल के सेंटर को सी मान लिया, तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास h, r। h का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 3, तो ये 3, r आ गया। टच कर रहा है, और अगर टच कर रहा है तो रेडियस r के बराबर होगी। 3 डिस्टेंस दे रखा, तो ये भी 3 होगा, तो 3, r सेंटर आ गया। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये 4 होगा, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस r था, तो डेफिनेटली पाइथागोरस लगाओगे तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी।
अब सर्कल का सेंटर आ गया, सर्कल की रेडियस आ गई, 3, r ऊपर होगा, 3, r नीचे होगा। तो जो पहला वाला सर्किल अगर मैं इसको S1 लिख दूं बेटा, तो पहले वाले सर्किल का सेंटर हो गया 3, 5 और रेडियस 5। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई x - 3। मैंने बोला था ना सर्किल निकालने के लिए हमारी प्रायोरिटी हम क्या ढूंढ लें, हम सेंटर ढूंढ लें और हम रेडियस ढूंढ लें। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो पहला सर्किल तो ये बन गया, क्यों? क्योंकि सेंटर था 3, 5 और रेडियस थी 5। जब हम दूसरे सर्किल पे जाएंगे बेटा S2 सर्किल पे, तो नीचे वाला सर्किल होगा। अब जब नीचे वाला सर्किल आएगा तो पिक्चर में जो सेंटर आ जाएगा, लेट अस इसको C2 लिख देता हूं, इसको C1, ये C1, तो यहां से जो C2 आ जाएगा वो आ जाएगा 3, -5, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी हम 5 निकाल चुके थे। तो यहां से सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक्चुअली में था कि उसने फिर आपको 4 ऑप्शन में 4 पॉइंट दिए थे और पूछा था कौन सा पॉइंट इन सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना है इसी सर्किल की इक्वेशंस में, ये नहीं कि बैठ करके इसको ओपन कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर, कुछ भी नहीं करना है। जैसे लिखा है वैसे आप सीधे ऑप्शन को चेक कर ले। कंफर्टेबल? तो एक सिंपल सा मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है सर्किल कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन x एक्सिस। अ सर्किल कट्स, जैसे ऐसे कह रहा है फिर बनाते हैं। एक सर्किल ऐसा चाहिए मुझे जो काटे 4a लेंथ ऑन x एक्सिस and passes the point on y axis at a distance of 2b from origin। 4a काटे और 2b पास किया। 4a इधर भी हो सकता है, 4a इधर भी हो सकता है, 2b इधर भी हो सकता है, 2b इधर भी हो सकता है। तो इससे पास करे और 4a का डिस्टेंस काटे। थोड़ा सा रैंडम फिगर बना रहा हूं। आप सोचोगे सर 4a पे आपने टच क्यों नहीं करा दिया? ऐसा जरूरी नहीं है कि 4a पे तो काटेगा यहां से यहां तक। अब जो सर्किल की सूरत है कैसे ही बन सकती है, तो मैंने ये सर्किल की सूरत बना दी। ये वन ऑफ द सूरत है, वन ऑफ द फोटो है। जरूरी नहीं सर्किल ऐसे ही हो। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। उसने बोल रखा है ये 4a लेंथ है, तो यहां से यहां तक की लेंथ तो 4a थी। तेरा कैलकुलेशन देखते हैं ना, ये लेंथ 2b थी, तो मान लिया इसकी कोऑर्डिनेट थे 0, 2b। इससे ये पास कर रहा था। तो हमें इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? लोकस चाहिए सेंटर का। ठीक है भाई, फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन। उसने बोला एक सर्किल था, कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a, करेक्ट है, on x axis and passes through a point on y axis पे एक पॉइंट है 0, 2b जिससे वो पास कर रहा है at a distance of 2b from origin। find the locus of the center of the circle। सेंटर का लोकस निकालना है। तो मैंने मान लिया लोकस सेंटर का h, k था, जिसका लोकस चाहिए तो क्या मानते हैं? h, k मानते हैं। क्या मानते हैं? h, k मानते हैं। भैया सोचिए। तो ठीक है, चलो ये h, k था, ये r मान ली रेडियस थी इसकी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2a और ये डिस्टेंस आ जाएगा k। करेक्ट है? ओके, इधर आ जाओ। आपको पता है ये भी कॉर्ड बाइसेक्ट करेगी इसको। ठीक है, तो ये 2b था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r होगा और ये डिस्टेंस h होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 2b - k के बराबर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 2b - k, ये है h, ये है r, ये है r, ये है k, ये है 2। दोनों से आपको एलिमिनेट कर दो क्योंकि h, k का लोकस चाहिए। लोकस निकालने के लिए 3 वेरिएबल अपन ने अज्यूम कर रखे h, k और r। लोकस इसका चाहिए h और k का, तो किसको एलिमिनेट करोगे? r को। तो r को एलिमिनेट कर देते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन से r की वैल्यू आएगी 2a का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू लिख देता हूं, प्लस का k स्क्वायर और ऊपर से आएगी r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस का 2b - k का होल स्क्वायर। सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, टोटल गेट इट ओवर देयर, जनरलाइज कर दो। तो x स्क्वायर k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 2by प्लस का 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा लोकस निकल के आ गया।
क्या है ये लोकस? एक्स स्क्वायर वाई है मतलब पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है। तो लोकस ऑफ द सेंटर शुड बी कम आउट टू बी पैराबोला। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है, इसके भी ऑप्शन दिए होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे। उसने ऑप्शन में दे रखा है एन एलिप्स, अ पैराबोला, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ हाइपरबोला। तो उसने सारे ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, टाइम बचाता हूँ इसलिए। तो याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि हम इक्वेशन से इंटरप्रेट करते हैं, कई बार होता है हमें डिफिनेशन से इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो ये हमारी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, if a circle of radius r passes through O and intersects the coordinate axes at A and B, find the locus of the foot of perpendicular from O on AB। ठीक, तो एक सर्किल था, ओरिजिन से पास कर रहा था, एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा था। ठीक है, उससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ओपी। तो हमें पी का क्या चाहिए? लोकस चाहिए। आपको दिख रहा है सर्किल था, ये 90 डिग्री डेफिनेटली डायमीटर होगा। सर्किल की रेडियस उसने दे रखी कितनी? आर के बराबर। तो सर्किल का डायमीटर कितना हो गया? 2r के बराबर। तो AB इक्वल टू 2r आ गया। अब हमारा मोटो क्या है, क्या कैलकुलेशन है वो समझते हैं। अगर मैं आपको ये लाइन की इक्वेशन दे दूं तो आप मुझे A और B की कोऑर्डिनेट दे देंगे। अब अगर A और B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो हम उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 2r के बराबर करके लोकस निकाल देंगे। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये जे मेंस का क्वेश्चन है, तो कृपया अपनी स्पीड और कैलकुलेशन के तरीके दोनों पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहले हमें AB की इक्वेशन चाहिए। AB की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट एंड स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, पॉइंट उसने दे रखा है h कॉमा के, स्लोप हमें निकालना था। तो AB का स्लोप OP के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो OP का स्लोप होगा उसका माइनस का रेसिप्रोकल होगा। OP का स्लोप होगा k by h, तो AB का स्लोप हो जाएगा माइनस h by k। तो मैंने AB की इक्वेशन लिख दी y माइनस k इक्वल्स टू माइनस h by k x माइनस h। अब मुझे A के कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मुझे B की कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट 0। दोनों को 0 पुट करके h और k के कोऑर्डिनेट निकाल, A और B की कोऑर्डिनेट निकाल ली। A और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके 2r से इक्वेट कर दिए, विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस अच्छे दिए हुए थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, कंसेप्ट देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ, सर्किल दे रखा उसने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 103। तो अगर इस सर्किल के सेंटर में आपसे डिमांड करूंगा तो आप आंसर दोगे 3 माइनस 4, और अगर मैं रेडियस की डिमांड करूंगा तो आप आंसर दोगे 9 प्लस 16 प्लस 103। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 16 25 और 25 और 103, तो 128। 128 का मतलब हुआ 128 का मतलब हुआ, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 128। 128 मतलब हुआ 4 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 आएगा और 2 आएगा 32, रूट 32 आएगा, 2 बाहर आएगा, 16 आएगा, 16 अच्छा 28 है, 128 है ना, 2 की पावर में जाएगा ये, तो ये बनेगा 8 रूट 2। कितना बनेगा? 8 रूट 2। ठीक है, तो सर्किल का सेंटर आ गया, सर्किल की रेडियस आ गई। जब मैं सर्किल की फोटो बनाना चाहूँ तो सर्किल की फोटो बना सकता था। तो सर्किल का सेंटर है 3 माइनस 4, 1 2 3 1 2 3 4, 3 माइनस 4, और रेडियस है 8 रूट 2, तो रेडियस है 8 रूट 2, तो 3 और 6 8 यहाँ तक जाएगा, 4 और यहाँ तक जाएगा, कुछ ऐसा आएगा सर्किल। काफी बड़ा सर्किल बन रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं बड़ा सर्किल बनाऊं, बेटर है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना के इंटरप्रेट कर लेता हूं सिर्फ। ठीक, तो ये सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, मान लेना सेंटर ये था। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है जो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो वो स्क्वायर कुछ इस टाइप से बना होगा। हाँ, मैंने सेंटर यहाँ नहीं था। ठीक है, तो ये वो स्क्वायर है, इसके कोऑर्डिनेट है A, B, C और D। उसने पूछा इन चारों में कौन सा वर्टेक्स है जो सबसे नियरेस्ट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर व्हिच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन की नियरेस्ट है, तो फोटो से मत देखना कि ये है या ये है, मैंने इसीलिए फोटो में चारों डिस्टेंसेस को बराबर दिखाया है आपको। आप एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा भी सकते हैं, बट क्योंकि हम एग्जैक्ट फिगर बनाने की सिचुएशन में नहीं है, अगर मान लो पेपर टाइम में,
क्योंकि रेडियस बहुत सुंदर नहीं आई है। अगर रेडियस सुंदर आई होती तो मैं बस सोचता भी, रेडियस सुंदर नहीं आई है तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा क्या एग्जैक्ट फिगर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे हम पूरा फिगर बना के मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आइए। तो भाई बात शुरू होती है कि हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए इसका फंडा क्या होगा वो समझिए। इसको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इसका पैरेलल, तो ये एंगल डेफिनेटली 45 होगा। तो इसकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दो। जैसे मैं बी का लिखना चाहता हूं तो रेडियस हमें पता है इसकी 8√2। तो हम क्या करेंगे, एबीसीडी चारों के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो ये हमारा सेंटर है सी, सी से इतने डिस्टेंस पे बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट लेट अस मैं बी लिखना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फोटो। तो 45 डिग्री पे सी से 8√2 डिस्टेंस पे, तो 3 प्लस 8√2 cos 45 1/√2 कॉमा माइनस 4 प्लस 8√2 sin 45 1/√2 चलेगा। तो एक तो ऊपर चला गया। अब अगर मुझे इसी से इतने ही एंगल पे नीचे आना है, ऐसे इधर जाना है, ऐसे जाना है, तो हमको इस तरीके से चारों कोऑर्डिनेट निकालने होंगे ए बी सी डी इसी तरीके से। तो बी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बी सॉल्व करके आएगा √2 कटा √2 कटा 8 3 11 और 8 में से 4 गए 4, तो 11,4 आ गया। अब ओबी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा ओ से बी का तो 121 प्लस 16 अल्टीमेटली आ गया 137। ऐसे ही आपको सी निकालना होगा, ऐसे ही आपको डी निकालना होगा, ऐसे ही आपको ए निकालना होगा पैरामेट्रिकली यूज करके, और ऐसे ही आपको डिस्टेंसेस निकालने होंगे। ओसी निकालना होगा, ओडी निकालना होगा और ओए निकालना होगा। इन सब में जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे होगा वो आपको चेक करना होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आंसर √41। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों खचाखच फटाफट दिमाग चलाएं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की क्या पोजीशन हो सकती है उसके बारे में बात करना है हमें, कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल पर है या सर्कल के अंदर है। तो कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसको देखते हैं। मैंने एक सर्कल ले रखा है, सर्कल की इक्वेशन है x square plus y square minus r square equals to 0. Okay, what is the center? 0 0. What is the radius? बहुत शानदार। एक पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट ले रखे हैं उसके अल्फा कॉमा बीटा। नाउ सीधा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मैंने पॉइंट को सर्कल के बाहर ले रखा है, पी पॉइंट को। करेक्ट है, मैंने सर्कल पे एक पॉइंट लिया m, क्यों? क्योंकि मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया खटाक। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है और p का जो y कोऑर्डिनेट है और m का जो y कोऑर्डिनेट है, इसमें कौन बड़ा है? p का। तो मैंने p के y कोऑर्डिनेट को m के y कोऑर्डिनेट से बढ़ा लिया, दोनों की स्क्वायरिंग कर दी, दोनों में अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐड कर दिया। ये जो एक्सप्रेशन बन गई ये सर्कल के पॉइंट p पे एक्सप्रेशन बन गई, ये जो एक्सप्रेशन बन गई ये सर्कल के पॉइंट m पे एक्सप्रेशन बन गई। अब m पॉइंट क्योंकि सर्कल पे था तो इसको 0 बना देगा और s ऑफ p रहेगा। यानी कि अगर p पॉइंट आउटसाइड था तो s ऑफ p पॉजिटिव था, तो जस्ट उसका उल्टा अगर p इनसाइड था तो s ऑफ p नेगेटिव होगा, और p अगर सर्कल पर बैठा है तो s ऑफ p 0 होगा। यानी कि कोई पॉइंट अगर आउटसाइड है, करेक्ट है, तो p पॉइंट s ऑफ p क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो s ऑफ p क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। और अगर कोई पॉइंट अंदर है तो s ऑफ p क्या होना चाहिए? लेस देन 0 के बराबर। कई सारे बच्चे मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चल रही है, स्पीड ज्यादा चल रही है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सोचिए कि मैं आपको वो चैप्टर्स 2-2 लेक्चर्स में कवर करवा रहा हूं, आपके पास चॉइस है, आप थोड़ी सी स्पीड कम कर सकते हैं, आप एक लेक्चर जो चीज आपको दी जा रही है उसको दोबारा भी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान दें, स्पीड का मैटर, थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए इंस्टेड ऑफ कि आप मुझसे बोलिए कि सर स्पीड कम करिए। ये क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, इस पे ध्यान दो आप। ये क्रैश कोर्स है, नॉट अ रेगुलर कोर्स। आप रेगुलर कोर्स को देखोगे तो आपको स्पीड कम मिलेगी, बट अगर आप क्रैश कोर्स की बात करें बहुत सारी चीजें बहुत कम टाइम में कवर करने की कुछ सिचुएशन है, इसलिए हम थ्योरी के सारे पॉइंट्स को मैं कवर करा रहा हूं विद द इलस्ट्रेशन। ओके, तो ये हमने कंडीशन लगा दी कि अगर एक पॉइंट आउटसाइड था, एक पॉइंट इनसाइड था, और अगर एक पॉइंट सर्कल पे था तो क्या कंडीशन आएगी? s ऑफ p ग्रेटर देन 0, p आउटसाइड, s ऑफ p इक्वल्स टू 0, p ऑन द सर्कल, s ऑफ p लेस देन 0, p इनसाइड द सर्कल।
नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज इक्वेशन ऑफ द सर्किल आल्सो। कैसे आती है इंटरप्रिटेशन वही है, क्योंकि मैंने सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है, P वेरिएबल होगा मतलब थीटा वेरी करेगा और r फिक्स होगा। तो मैंने P के कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक लिखने चाहे तो x माइनस अल्फा अपॉन sin थीटा y माइनस बीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r लिखा, जो अपन ने पढ़ रखा था पैरामेट्रिक में। यहाँ पे थीटा वेरिएबल होगा, 0 से 2 पाई ना चाहिएगा और r फिक्स होगा। क्लियर? तो याद रखना r फिक्स है, वो रेडियस है, थीटा वेरिएबल है, तो सर्किल मूव करता रहेगा। और जो ये फिक्स पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा, वो क्या होगा? सर्किल का सेंटर। तो अगर किसी सर्किल की इक्वेशन दे रखी है हमें, उस पे हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें किसी सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करनी है, किसी सर्किल पे किसी पॉइंट की, सॉरी, तो जैसे आपको ये जो फोटो बनेगी, इसकी मैं फोटो बना देता हूं आपको। तो अगर मैं इसकी फोटो आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि मैं एक सर्किल ले रहा हूं, सेंटर ले रहा हूं और उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिखना चाहता हूं। तो जैसे कि आपको ये फोटो दिख रही है, इससे मुझे ए सेंटर से r डिस्टेंस पे ऊपर जाना था। तो सेंटर से r डिस्टेंस पे ऊपर जाना है एट एन एंगल ऑफ वेरिएबल थीटा। तो कोऑर्डिनेट लिख दिए a प्लस r cos थीटा, b प्लस r sin थीटा। नीचे आना होगा तो माइनस लग जाएगा, वो आपको पता ही है फंडा। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्किल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल अपन ने भी कवर किया था, आइए उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा 1 sin थीटा 1, b cos थीटा 2 sin थीटा 2, c cos थीटा 3 sin थीटा 3 are the vertices of a triangle ABC, find orthocenter of the triangle। ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखी है और ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। भाई वर्टेक्स को देखे, बहुत शानदार। अगर आप इस वर्टेक्स को थोड़ा सा घूरे तो क्या मैं इस ए को अगर ऐसे सजा के लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 0 + 1 cos थीटा 1, 0 + 1 sin थीटा 1। अब भाई ये थॉट कहां से आएगी? बोलोगे सर आप तो कुछ भी लगा देते हो खटाक से है। अरे भैया कोई फैंसीगिरी नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है। जब आपने तीनों को घूरा तो आपको दिखा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कुछ है, वेरिएबल पॉइंट्स हैं। जैसे ही थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 दिखे आपको, cos थीटा 1, sin थीटा 1 दिखा, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिखेगा। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिखेगा तो सर्किल का दिखना तो लाजमी सी बात है। यानी कि यहां से ये क्लिक हो रहा है, ये तीनों पॉइंट एक ऐसे सर्किल पे है जिसका सेंटर 0, 0, रेडियस कितनी है? 1 है। ये तीनों पॉइंट एक ऐसे सर्किल पे जिसका सेंटर 0, 0, रेडियस 1 है। मान ले A यहाँ पे था, लेट अस अज्यूम B यहाँ पे था, लेट अस अज्यूम C यहाँ पे था। तो ये आपका ABC ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये आपका ABC ट्रायंगल बन गया। अब आपका ये जो ABC ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल को ऑर्थोसेंटर चाहिए। ऑर्थोसेंटर चाहिए मतलब मुझे एक रिश्ता चाहिए। कौन सा रिश्ता चाहिए? याद होना चाहिए, जब भी ऑर्थोसेंटर निकलता है, मैंने आपको बताया था, कभी भी ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करना हो आप हमेशा HGC का रिश्ता याद करें। किसका रिश्ता याद करें? HGC का। HGC का मतलब 2:1 का रिश्ता। बहुत शानदार, 2:1 का रिश्ता। तो G, C और H मतलब ऑर्थोसेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड, C मतलब सर्कमसेंटर। लो भाई, सर्कमसेंटर मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया, करेक्ट है? लेट दे दूं, ओ लिख देता हूं इसको। सेंट्रॉइड तुम निकाल लोगे, ऑर्थोसेंटर तुम्हारा आ जाएगा। तो यानी ऑर्थोसेंटर को अगर मैंने H, K माना था, ऑर्थोसेंटर को अगर मैंने H, K माना था, अल्फा, बीटा माना था, सेंट्रॉइड तुम्हारा आ गया सिग्मा cos थीटा 1/3, सिग्मा sin थीटा 1/3 और सर्कमसेंटर तुम्हारा आ गया, O से रिप्रेजेंट कर देता हूं, O से। तो सर्कमसेंटर तुम्हारा आ गया 0,0। तो भाई सर्कमसेंटर आ गया 0,0, सर्कमसेंटर आ गया 0,0, सर्कमसेंटर आ गया 0,0, सेंट्रॉइड आ गया, ऑर्थोसेंटर आ गया, 2:1 का रेशियो लगाइए और ऑर्थोसेंटर निकाल दीजिए। तो 2:1 का मतलब हो गया 2 × 0/1 into this thing is equals to G। तो 1 × अल्फा प्लस 2 × 0/3 is equals to सिग्मा cos थीटा 1/3। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया सिग्मा cos थीटा 1। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा sin थीटा 1। चलो भाई आपको ऑर्थोसेंटर निकल के आ गया, सिग्मा cos थीटा 1, सिग्मा sin थीटा 1। कोई चमत्कार नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही छोटा सा देखने में क्वेश्चन लग रहा है, कहीं से कोई भी सिंगल इक्वेशन और रेंज की बात कर रहा है। कैसे सर्किल की क्वेश्चन पे स्ट्राइक करते हैं, ध्यान रखना से पूछा है रेंज
क्या पूछा? रेंज किसकी रेंज पूछी है? x माइनस वाई की। तो पूछा रेंज ऑफ x माइनस वाई। अब जब आपको सोचोगे सर ये क्वेश्चन कहां से हमें स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपके पास दिया गया था कि एक ये जो इक्वेशन दी है, जब आप इस इक्वेशन को घूरेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन क्या जनरेट कर रही है? ये इक्वेशन एक सर्कल जनरेट कर रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? तो भाई सर्कल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ओके भाई, शानदार बात। अब बात आती है अगर सर्कल की इक्वेशन आ गई तो हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करें, हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करें। तो जब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो अब हमने क्वेश्चन को सोचना शुरू किया। तो इस सर्कल का सेंटर हमें दिख गया मेरे प्यारे बच्चों 2,2। कितना दिख गया? 2,2। तो सेंटर दिख गया 2,2 और रेडियस दिख गई। कितनी दिख गई रेडियस? तो भाई रेडियस दिख गई हमको इसकी √2। करेक्ट है? 2√2। तो भाई सर्कल का सेंटर और रेडियस दिख गया। अब इस सर्कल पे मैंने एक पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के इसको x माइनस वाई की रेंज निकालनी थी हमें। तो हमने इसमें एक x और y वेरिएबल पॉइंट ले लिया पैरामेट्रिकली। तो अपने पास एक्सप्रेशन आ गई z इज इक्वल्स टू x की जगह पे लिखेंगे 2 + 2√2 cos थीटा, y की जगह पे लिखेंगे 2√2 sin थीटा, 2 + 2√2 sin थीटा। सब उड़ा दो खचाखच, बाजे बज गए इसके। ठीक है, चमका। अरे चमकना बहुत जरूरी है, चमकना बहुत जरूरी है। कैसे चमकेगा वो देखिए। तो ये आया यहाँ से 2√2 कॉमन। क्या कॉमन आया? 2√2 कॉमन। अंदर क्या बचा? cos थीटा माइनस sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा की रेंज बताओ। -√2 से √2। बिल्कुल शानदार बात। -√2 से √2, 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 2 to the 4 -4 से 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ z? मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ x माइनस y? -4 से 4 के बीच में। कंफर्टेबल? वेरी गुड, शानदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में? इफ ए वेरिएबल लाइन दिस थिंग इज सच दैट द टू सर्कल S1 एंड S2 आर ऑन द अपोजिट साइड, देन फाइंड लैम्डा। तो पहले इसकी भूमिका बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? भूमिका। फिर करेंगे चावला। चावला मतलब सॉल्व करेंगे। भूमिका चावला को जानते हो? हाँ भाई बिल्कुल जानते हो, कैसे नहीं जानते हो? भूमिका चावला को तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। खैर, तो एक लाइन दे रखी है, मान लिया L1 थी। करेक्ट है? एक सर्किल है S1 है, एक सर्किल था S2 था। हमें इन दोनों सर्किल और इस लाइन को हमको ये बताना है कि लैम्डा क्या हो कि ये लाइन, ये दोनों सर्किल इस लाइन के अपोजिट साइड पे हो। तो सर्किल के सेंटर को C1 ले लो, इस सर्किल के सेंटर को C2 ले लो। तो भाई देखो कंडीशन लगाना शुरू कर दो। तो पहली कंडीशन तो लगा दो कि लाइन का सेंटर 1, सर्किल का सेंटर 1 और सर्किल का सेंटर 2, ये दोनों लाइन के क्या है? अपोजिट साइड। तो ये लेस देन 0 होगा। यहाँ से लैम्डा के रिलेशन आएगा। सॉल्व आप करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ कंडीशन छोड़ रहा हूँ। फिर दूसरी कंडीशन लगा दो कि जो इससे परपेंडिकुलर आएगा वो इसकी रेडियस कितनी है। पहले वाले सर्किल की रेडियस सब कुछ निकाल लेना। उस मान ली R1 थी, तो ये R1 से बढ़ाना चाहिए। सेम यहाँ पे करो तो ये R2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन लगाओगे सेंटर से CP1 एंड C2 P2, तो C1 P1 का मॉडुलस बड़ा होना चाहिए R1 से, बराबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको टच भी कर जाएगा ना तो भी कोई टेंशन नहीं मुझे। और तीसरी कंडीशन आएगी कि C2 P2 ये बड़ा होना चाहिए R2 से। तो भाई हमारे पास ये तीन कंडीशन आएंगी। इन तीन कंडीशन को सॉल्व करना है, इससे आंसर निकालना है। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट लिख के दे दे रहा हूँ। और फिर यहाँ से जो इक्वेशन बनी लैम्डा की, यहाँ से जो बनी और यहाँ से जो बनी, इन तीनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन और फाइनल लैम्डा निकालेंगे। जो लैम्डा आपका आता है फाइनली सॉल्व करके वो आता है लैम्डा बिलोंग्स टू 12 से 21। भाई कैलकुलेशन है, कंसेप्ट मैंने दे दिया, मैनिपुलेशन करना है, इनइक्वालिटी का फॉर्मेट है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता हो, कंडीशन मैंने भूमिका बना के दे दी, चावला आप कर लेंगे। पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना लैम्डा आएगा,
दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना लैम्डा आएगा, तीसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना लैम्डा आएगा, और तीनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, तीनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, तो यू गेट योर वैल्यू ऑफ लैम्डा। कर लेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये कर लेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो माय डियर लवेबल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल जो सर्किल में कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द लाइन एंड अ सर्किल। क्या बात करने जा रहे हैं, एक लाइन की और एक सर्किल की। मतलब मेरे पास अगर एक सर्किल हो और एक लाइन है, ऐसे मैं पेन ले लेता हूं, करेक्ट है। तो एक लाइन और एक सर्किल में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, वो सोचना, लाइन बाहर हो सकती है, सर्किल को टच कर सकती है, सर्किल को कट कर सकती है, सर्किल के सेंटर से पास कर सकती है। दैट्स द फोर पोजीशन आई हैव टेकन ओवर हियर, दिख रहा होगा आपको। तो पहली पोजीशन ली मैंने, लाइन सर्किल के बाहर है, दूसरी पोजीशन ली लाइन सर्किल को टच कर रही है, तीसरी पोजीशन ली लाइन सर्किल को कट कर रही है, चौथी पोजीशन ली लाइन सर्किल के सेंटर से पास कर रही है, करेक्ट है। तो कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सर्किल के सेंटर, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a², लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = mx + c। मैंने सर्किल के सेंटर को c मान लिया, सर्किल के सेंटर को c मान लिया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, करेक्ट है, इसको p लिख दिया। तो ये है कंडीशन कि अगर मेरा जो सर्किल से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर है, सर्किल से सेंटर से ड्रॉप किया गया लाइन पे परपेंडिकुलर, अगर उसकी रेडियस से ज्यादा था तो लाइन आउटसाइड थी, बराबर था तो लाइन टच करेगी, छोटा था तो लाइन सीकेंड का काम करेगी, और अगर जीरो हो गया तो लाइन, अगर जीरो हो गया तो व्हाट इज इंप्लाइज, लाइन इज डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर क्या कहलाएगी, डायमीटर ऑफ सर्किल। लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। आई रिपीट, मॉड सीपी। तो मॉड सीपी अगर आर से रेडियस से ज्यादा है तो लाइन आउटसाइड होगी, रेडियस के बराबर है तो लाइन टच करेगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाएगी। मॉड सीपी इक्वल्स टू आर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, करेक्ट है। मॉड सीपी अगर आर से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो लाइन सीकेंड का काम करेगी, मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगी, करेक्ट है। और अगर सीपी मॉड सीपी 0 के बराबर हो गया तो लाइन सीकेंड बोल सकते हो, उसको डायमीटर बोल सकते हो, क्योंकि वो कट भी करेगी और क्या करेगी, सेंटर से पास भी करेगी। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। अब अगर मैं इन जनरल में कुछ नोट के पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल मतलब इन जनरल, कोई सेकंड डिग्री कर्व मुझे दे दो, कोई भी लाइन मुझे दे दो, मैंने यहाँ एग्जांपल सर्किल का लिया, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व, लाइक फॉर एग्जांपल पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीवेयर। अगर मेरे पास कोई भी सेकंड डिग्री कर्व दिया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्किल ले रखा है, x² + y² + 2gx + 2y fy + λ = 0, और मुझे एक लाइन दे रखी है y = mx + c, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मैंने लिख के दे दिया आपको, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, पेन चलाना है आपको, फटाफट चलाते चलिएगा मेरे साथ। पेन चला रहे हैं ना, बिल्कुल तेजी से चलाइएगा। तो क्वाड्रेटिक बनाई अपन ने। अब इस क्वाड्रेटिक के बाद हमने इसके क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, तो लाइन 2 जगह पे कट करेगी कर्व को, इक्वल रूट्स आएंगे तो टच करेगी, और रियल रूट नहीं आएंगे तो लाइन आउटसाइड होगी। वही कंडीशन लगा दी। वो सब किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो लाइन आउटसाइड होगी, p = 0 है तो लाइन टेंजेंट होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये काफी जगह यूज होगा, इसे ध्यान रखना। आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें सिंप्लीफाई करना होता है जनरल कर्व के लिए, तो हम इसी कंडीशन पे चलते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम इस पे जाएं, क्योंकि ये सिर्फ सर्कल के लिए एप्लीकेबल है और ये किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक, तो लाइन का क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो लाइन टच करेगी, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो लाइन कट करेगी। सिंपल सी कंडीशन, करेक्ट है, ओके। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब बात हो रही है कि टेंजेंसी की बात करनी है हमको, कि अगर एक लाइन मतलब सर्किल के लिए बात कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्किल ओनली, जिसको मैंने शॉर्ट में कॉट बोला हुआ है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है कि एक सर्किल दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, तो सर्किल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, अगर रेडियस के बराबर हो गया तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाएगी। रिलेशन निकाल दिया, सेंटर से लेंथ और परपेंडिकुलर, रेडियस के बराबर कर दिया। इसका रिवर्स भी होल्ड करता है। रिवर्स क्या होल्ड करता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन में दिखा दूंगा, और उसको मैं इस रूप में सजा ले जाऊं, जो ये रूप मैंने लिखा हुआ मॉड ऑफ a α + b β + c
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर इस रूप में इसको सजा ले गया तो इस रूप से रूपा आएगी, और वो रूपा क्या कहेगी, वो रूपा ये कहेगी कि ये रूप किसका रूप है, एक ऐसे सर्कल का रूप है और एक ऐसी लाइन का रूप है जो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। उस सर्कल का सेंटर क्या आएगा, अल्फा बीटा, उस सर्कल की रेडियस क्या आएगी, आर, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कंफर्टेबल? ओके देन चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। किसकी बात करें यार, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक कॉर्ड की क्या लेंथ होती है भाई, सर्कल 10th में पढ़ा था, सबने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि अगर एक सर्कल पे कोई कॉर्ड ड्रॉ करी गई है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर गिरता है, वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि AP बराबर PB होगा। हमसे पूछी गई है किसकी लेंथ, हमसे पूछी गई है AB की लेंथ। किसकी लेंथ पूछी गई है, हमसे पूछी गई है AB की लेंथ। अब हमें AB की लेंथ कैलकुलेट करनी है भाई, AB की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिख रहा होगा AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP, और AP हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, आर स्क्वायर माइनस CP का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस CP का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर का डबल कर दोगे, AB की लेंथ आ जाएगी। क्लियर? बहुत शानदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। क्या करा गया 9th क्वेश्चन में, उसने बोला है कंडीशन दे रखी है 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट द लाइन lx प्लस my प्लस 1 इक्वल्स टू 0 touches the fixed circle, find the radius and center of the circle। ये जो लाइन कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन एक लाइन को टच करती है, एक फिक्स सर्कल को, ये हमें प्रूफ करना। तो देखिए कैसे करा जाता है इसको। आप क्या करो, 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 को एक तरफ ले जाओ, 5 टाइम्स m स्क्वायर को एक तरफ ले जाओ। ऐसा क्यों किया, चमत्कार ब्रह्मा जी? ना बाबा, भैया लाइन है, अगर एक लाइन एक सर्कल को, इधर फोटो बना देता हूं, अगर एक लाइन एक सर्कल को टच करेगी तो उसके सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर उसकी रेडियस के बराबर होना चाहिए, मॉड CP इक्वल्स टू आर। तो हम मॉड CP इक्वल्स टू आर वाला रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं। मॉड CP जब लिखोगे तो सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर, लाइन पे परपेंडिकुलर जाओगे तो नीचे क्या आएगा, लाइन के x और y की कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसलिए मैंने m स्क्वायर को यहां रखा है। अब क्या करूं, उतना ही l स्क्वायर लिख दूं, तो मैंने 5l स्क्वायर जोड़ दिया। जब 5l स्क्वायर यहां जोड़ा तो ये बन गया 9l स्क्वायर। इसको लिख दिया, ये बन गया 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों साइड का क्या ले लिया, रूट ले लिया। फिर बन गया 3l प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू रूट 5। कुछ आया? अरे बिल्कुल आ गया भाई, क्यों नहीं आएगा? आप ठहरे इंटेलिजेंट लोग, थोड़ा सा सजा दो इसको। तो देखो, मिल गई मुझे रूपा, देख के तुमको क्या होता है, कुछ तो बताएंगे। देखो इसको, सोचो उसको, अभी पीछे बताया था मैंने मॉड CP। तो एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, 3,0, और सर्कल की रेडियस क्या होगी, रूट 5। तो सर्कल का सेंटर आ गया 3,0 और सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, रूट 5। तो मैंने मॉड CP इक्वल्स टू आर का फॉर्मेट लिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज सेम एज मॉड CP इक्वल्स टू आर। तो मॉड CP इक्वल्स टू आर से अपने पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गई। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ध्यान रखना किस तरीके से किया गया 9th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाइज, कैलकुलेशन, तरीका, सजाना, दोनों तब कुछ जरूरी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई क्या हो रहा है 10th में, उसको भी समझते चलेंगे। उसने बोला P एक पॉइंट है सर्किल S1 पे है, बहुत शानदार बात। Q एक पॉइंट है सर्किल S2 पे, PQ सब मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। तो ये दोनों सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले सर्किल का सेंटर 0 0, रेडियस 12 सर्किल है S1, सेंटर 0 0, रेडियस 12, कितनी 12। दूसरा सर्किल का सेंटर 3 4, रेडियस 5, 3 4, रेडियस 5, 3 4, रेडियस 5, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सर्किल S2 आ गया। तो ये सर्किल S2 है, ये सर्किल S1 है। इसका सेंटर 3 4, इसका सेंटर 0 0, इसकी रेडियस 5, इसकी रेडियस 12। सब लिखा हुआ है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं कुछ भी, ठीक है। P बड़े वाले सर्किल पे नाच रहा है, Q छोटे वाले सर्किल पे नाच रहा है। पूछा है PQ मैक्सिमम कितना होगा और PQ मिनिमम कितना होगा। तो भाई PQ, तो अगर PQ
P यहाँ हो, Q यहाँ हो, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इसी सिनेरियो में अगर Q तो यहीं रहे और P नाचता नाचता यहाँ पे आ जाए P, तो ये PQ मैक्सिमम दे देगा। तो भाई सिंपल सी कंडीशन है, कैलकुलेशन आपको दिख रही है। ये डिस्टेंस निकालना है तो इसकी रेडियस में से इसकी डायमीटर को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। यानी पी क्यू मिनिमम कितना होगा भाई, देखिए तो यहां से इसको ओम बोल देता हूं, इसको C1 बोल देता हूं, करेक्ट है? या इसको C2 बोल दो, इसको C1 बोल दो, करेक्ट है? तो C2 C1 C2, तो C1P तो रेडियस है माइनस डायमीटर, तो C1P माइनस C1Q, तो C1P हो गया आपके पास 12 और C1Q हो गया आपके पास 10, अल्टीमेटली डिस्टेंस आ गया 2, यानी PQ मिनिमम कितना है 2 के बराबर। अब बात आती है PQ मैक्सिमम की, तो PQ मैक्सिमम को देखिए, तो C1P और C1Q, तो C1P प्लस C1Q दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 10 कितना है 22। तो एक मिनिमम डिस्टेंस आया जो कि 2 होगा और एक मैक्सिमम डिस्टेंस आया जो कि 22 होगा। कितना होगा 22। क्लियर? तो ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आता रहता है केयरफुली। किस तरीके से, कोई सर्किल वाली कुछ नहीं, सीधे फोटो बनाओ गेट द आंसर, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी हैव टू कवर ओवर हियर टुडे। अगला आर्टिकल जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अ सर्किल। ठीक है, अपन ने एक सर्किल ले रखा है x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्किल जो हमने बात करी थी। अपन एक पॉइंट लिए x1 y1 सर्किल पर बैठा हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो ये सर्किल था, पॉइंट P पता, तो उस पे टेंजेंट येलो कलर से ड्रॉ कर रखी है, ब्लू कलर से नॉर्मल है। सर्किल की सारी नॉर्मल कहां से पास करेंगे, उसके सेंटर से। तो हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप फॉर्म लिख देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। हमें याद होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, x1 + y1 = a स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो वो सिंपलीफाई कर देना, स्लोप पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो x/x1 माइनस y/y1 = 0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसे आया, ये तब फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब पॉइंट P कहां पे हो, ऑन द सर्किल हो। कहां पे हो, ऑन द सर्किल हो। अंडरलाइन दिस वर्ड, ऑन f = 0। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट कहां हो, ऑन द सर्किल हो। अगर ऑन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं। तो टेंजेंट एट पॉइंट P की बात करें, x1 + y1 = a स्क्वायर है, ये नॉर्मल निकाल लिया अपन ने। अब बात हो रही है, कोई भी हमें सेकंड डिग्री कर्व अगर दे रखा है, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व हमने पढ़ा था पेरोस्टेटन के टाइम पे, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. It might be parabola, it might be ellipse, it might be hyperbola, it might be circle, any of the damn curve. अगर एक पॉइंट हमें दे रखा है जो कि कहां पे हो, P on f = 0, P पॉइंट हो, on f = 0, कर्व पे बैठा हुआ है, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली ऑब्टेन करी जा सकती है। डायरेक्टली ऑब्टेन करी जा सकती है कैसे, आइए देखें। ये x² था, किससे रिप्लेस हो गया, x(x1) से। ये y² था, किससे रिप्लेस हो गया, y(y1) से। तो सेम जो x² का टर्म होगा वो x(x1) से रिप्लेस होगा, जो y² का टर्म होगा वो y(y1) से रिप्लेस होगा, जो 2xy का टर्म होगा वो xy1 + yx1 से रिप्लेस होगा, जो 2x का टर्म होगा वो x + x1 से रिप्लेस होगा, जो 2y का टर्म होगा वो y + y1, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट कहां हो कर्व पर बैठा है, तो उसके लिए हमें यह रिजल्ट पता होना चाहिए कि x² को रिप्लेस कर दो x(x1) से, y² को रिप्लेस कर दो y(y1) से, 2xy को रिप्लेस कर दो x(x1 + y(y1) से, 2x को रिप्लेस कर दो x + x1 से, 2y को रिप्लेस कर दो y + y1 से, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करो। चमकना चाहिए, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट फॉर्म इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने होते हैं। तो आपको पता है कि सर्किल अगर x² + y² = a² है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बिल्कुल सोचिए, 0 + r cos θ, 0 + r sin θ। बहुत शानदार, r की जगह पे तो p के कोऑर्डिनेट हो गए a cos θ, a sin θ, यानी x1 आ गया a cos θ, y1 आ गया a sin θ। उठा करके चिपका दो,
अच्छे से क्वेश्चन आ गई। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। फोटो मैंने बना रखी है, करेक्ट है। इसको हम लोग p थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो p थीटा रिप्रेजेंटेशन है, सब चीजें मैं क्लियरली बताता हूं। तो p थीटा रिप्रेजेंटेशन इंडिकेटिंग व्हाट? p theta representation indicating what? It indicates the coordinate of a point which is inclined at an angle of theta. करेक्ट है। अगर मैं इसको p अल्फा लिख देता तो ये अल्फा होता है, अगर मैं p बीटा लिख देता तो ये बीटा एंगल पे हो जाता। नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारा स्लोप फॉर्म, किसी लाइन का, टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट ड्रॉ करिए, इसका स्लोप m ले रखा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखिए, इसका स्लोप m1 ले रखा है, और दोनों के बीच में रिश्ता 90 का, तो mm1 तो -1 हो गया। क्लियर? करेक्ट। सर्कल पता है, मैंने मान ली टेंजेंट की इक्वेशन m स्लोप में थी y इक्वल्स टू mx प्लस लैम्डा, तो हमारे लिए अननोन कौन है? लैम्डा। अब क्योंकि ये लाइन है और ये सर्कल है, तो इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ होगा 110% इसकी रेडियस के बराबर होगा। तो मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, मॉड cp इक्वल्स टू r, किसको निकालने के लिए? लैम्डा निकालने के लिए। वहां से लैम्डा निकाल लिया, हो गया प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब बात आ रही है कि प्लस माइनस क्यों? आइए तो पहले मैं लिख देता हूं। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो आपके सामने सेम स्लोप की दो टेंजेंट दिखेंगी, एक टेंजेंट यहां दिखेगी और एक टेंजेंट यहां दिखेगी। ये दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। अगर आप इसका इंटरसेप्ट देख रहे होंगे तो पॉजिटिव आ रहा हो तो ये प्लस साइन के साथ बैठेगा, अगर आप इसका इंटरसेप्ट देख रहे होंगे तो ये नेगेटिव आएगा तो ये माइनस साइन के साथ बैठेगा। ठीक है, इसलिए सेम स्लोप की दो टेंजेंट होती हैं, किसमें? किसमें? स्लोप फॉर्म में सर्किल की। ठीक है, नॉर्मल की बात करनी है, सेंटर से पास, ओरिजिन से पास में लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, m पता है m1 को रिप्लेस कर दिया -1/m से, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्लियर? तो अपन ने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया, अपन ने पैरामेट्रिक रिजल्ट याद होने चाहिए, अपन ने स्लोप फॉर्म पढ़ लिया। तो यही सेम ऑर्डर आई कैन फॉलो इन द चैप्टर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। क्लियर? तो ये सारे फॉर्म है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा अभी अपन ने कवर किए थे तीन फॉर्म ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, द कार्टेशियन फॉर्म, द स्लोप फॉर्म एंड द पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म के बाद सबसे पहली चीज आती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की। किसकी बात करने जा रहा हूं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की। अगर एक लाइन है, उसको एक पॉइंट टेंजेंट टच कर रही, तो जो ये पॉइंट है टेंजेंसी का, वो क्या होता है? तो उसकी कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अगर सर्किल अपने पास दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड द टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू स्लोप दे रखा है टेंजेंट का m, तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कोऑर्डिनेट है माइनस am अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अगर टेंजेंट की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस am प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और अगर वहां पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा सेम कोऑर्डिनेट के साथ। क्लियर? साइन से बदल जाएंगे। अब बात आती है कि कैसे निकाले जाते हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। इसमें तीन मेथड मैंने लिख रखे हैं कि अगर अपने को सर्किल पता है, अपने को टेंजेंट पता है, तो मैं सेंटर से फुट ऑफ एल्टीट्यूड की कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन के टाइम पे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस सर्किल को इस टेंजेंट की लाइन के साथ सॉल्व कर लो। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो पी की कोऑर्डिनेट, जो बहुत ही कैलकुलेटिव है, कृपया कोशिश ना करें, बिल्कुल ना करें, चमत्कार हो जाएगा और आप चमत्कारी हो जाएंगे। बेस्ट मेथड है या तो फर्स्ट से कर लेना या फिर थर्ड से कर लेना। थर्ड क्या कहता है कि आप m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो स्लोप फॉर्म की और गिवन लाइन के साथ कंपेयर कर दो। तो दो लाइन अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं। बट मेरा सबसे सजेशन है कृपया इसको रट्टे डालें, बिल्कुल रट्टे डालें, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब रिजल्ट रटने पड़ेंगे, जिसमें भी ट्री लगता है, TRY, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, करेक्ट है, इन सब चीजों को आपको रटना पड़ेगा। चलिए नोट का सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है उसको समझ लेना, मैंने थ्योरी नहीं दी, सीधे एक्सप्लेनेशन को वर्कआउट कर रखा है कि किसी भी सर्किल पे आउटसाइड पॉइंट से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर अपने को एक सर्किल दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और उसका एक आउटसाइड पॉइंट दे रखा है h, k, वहां से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो एक हो गई RP और एक हो गई RQ। RP का स्लोप m1, RQ का स्लोप m2 मैंने मान लिया। अभी m1 m2 क्या है, क्या रिश्ता आता है, ये सब कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या किया, P पॉइंट पे m स्लोप की टेंजेंट लिख दी। हमें याद है y इक्वल्स टू mx प्लस, मान ले प्लस था, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। वो r से पास करेगा, तो r से पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P ऑफ स्लोप m पासेस r, तो वो रिजल्ट निकाला, स्क्वायरिंग कर दी, एक क्वाड्रेटिक बन गई m में। याद रखना ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है, रटनी पड़ेंगी स्टेप वाइज। पैराबोला में भी सेम आएगा, हाइपरबोला में भी सेम आएगा, एलिप्स में भी सेम आएगा।
इसलिए मैं सर्किल में वो फोकस कर रहा हूं। आप इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पे ध्यान देना। अब अपने पास टेंजेंट और स्लोप एम आ गया, एम की क्वाड्रेटिक आ गई, एम की क्वाड्रेटिक इंडिकेट करेगी डेफिनेटली आर पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है। करेक्ट है, पहली चीज तो ये हो गई। आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट अगर m1 होगा और एक रूट अगर m2 होगा। इस क्वाड्रेटिक के अगर एक रूट m1 है और एक रूट m2 है तो m1 m2 में अपन ने रिश्ता निकाल दिया। क्या रिश्ता निकाल दिया? m1 + m2 सम ऑफ 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और m1 m2 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कंफर्टेबल एवरीवन? वेरी गुड। तो ये याद होनी चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये याद वाला आ गया, एक रिजल्ट ये याद वाला आ गया, एक रिजल्ट ये याद वाला आ गया। अब बात आती है डायरेक्टर सर्किल की। व्हाट इज डायरेक्टर सर्किल? किसी भी आउटसाइड पॉइंट से, हिंदी में बातें कर ले रहे, जल्दी समझ में आता है। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अगर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो परपेंडिकुलर होंगी तो उस पॉइंट का लोकस डीसी कहलाता है। करेक्ट है, ये कर्व का है। From any point, if we draw the pair of tangent which are mutually perpendicular, then the locus of that variable point with respect to the curve is known as its director circle. It's not necessarily कि हमेशा सर्किल आए, नाम दिया गया। जैसे आपका नाम हो, घर का, जैसे बाहर का नाम आपका है कि राहुल तिवारी, तो घर में लोग बोलते होंगे आपको चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, पुन्नू, कुछ भी बोल सकते हैं। अक्कू, नक्कू, बक्कू। मेरी बेटी मुझे बोलती है नक्कू। क्या बोलती है? नक्कू। ओके, क्या है डायरेक्टर सर्किल? मैं उसे बोलता हूँ अक्कू, उसका नाम आध्या है, मैं उसे बोलता हूँ अक्कू। मेरा नाम निखिल है, वो मुझे बोलती है नक्कू। तो बात हो रही डायरेक्टर सर्किल की। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी, वो अगर परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट का लोकस डीसी कहलाता है। तो ये m1 m2 होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर्किल वही था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। m1 m2 क्या है? -1। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। तो m1 m2 की वैल्यू ऊपर से उठाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीसी इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपन ने लिखा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जरा ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, 0 0। व्हाट इज द सेंटर ऑफ डीसी? 0 0। तो पहली चीज आई कि जो डीसी का सेंटर है वो वही होगा जो सेंटर ऑफ सर्किल है। आई रिपीट, जो डीसी का सेंटर है वो वही होगा जो सेंटर ऑफ सर्किल है। क्लियर? ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल? a। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल? √2a। यहां से दूसरा पॉइंट आया कि जो डीसी की रेडियस है वो गिवन सर्किल की रेडियस का √2 टाइम्स होगी। जो डीसी की रेडियस है वो गिवन सर्किल के रेडियस का √2 टाइम्स होगी। तो दिस इज द रिजल्ट विच रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर सर्किल। कंफर्टेबल? तो चलिए मेरे राहुल, मेरी आकांक्षा जी, मेरी इच्छा जी, मेरी आरती जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल पे वर्कआउट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पेपर ने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, हम कुछ उसी पे इलस्ट्रेशंस लेकर के आए और आइए उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना। इसने क्या कहा है? इफ अ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस e, इनके सॉल्यूशंस के तरीके को सीखना बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा वो यही है कि हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट। ठीक है, if a line y equals to mx plus c, the tangent to the circle this thing, and it's perpendicular to L1, where L1 is the tangent to the circle this thing at 1/√2, 1/√2, then the point prove that c square plus 4c plus 7 equals to 0। ये जो prove that लिखा हुआ है बेटा, ये वन ऑफ द ऑप्शन था जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था। मैंने इसको सीधे prove that उठा लिया जो करेक्ट आंसर था। तो क्या कहा गया सबसे पहले वो देखिए, if a line this is a tangent to the circle this thing, तो एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इस सर्किल पे एक लाइन टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस e। थोड़ा सा छोटी सी फोटो बनाते हैं जिससे सिंप्लीफिकेशन करना आसान होता है हमारे लिए। ये जो लाइन है, मान ले मैं इसको l लिख देता हूं, तो उसने दे रखा है l परपेंडिकुलर टू L1 है। l क्या है? l L1 के परपेंडिकुलर है। और L1 क्या है? तो L1 एक दूसरे सर्किल पे, ये लाइन लिखी हुई है L1 के बारे में। L1 is a tangent to the circle this at the point 1/√2, 1/√2। खचाक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि L1 की इक्वेशन क्या है। तो L1 टेंजेंट है, L1 भी टेंजेंट है। कौन टेंजेंट है? L1 टेंजेंट है। अब की बार L1 किस सर्किल पे टेंजेंट है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे। तो मान ले मैं फोटो ऐसे बना देता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जरूरी नहीं फोटो ऐसी बने। ठीक है, तो L1 is a tangent to the circle again। कौन से सर्किल पे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे।
तो सबसे पहली बात आती है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो सर्कल दे रखा है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी किस पॉइंट पे 1/√2 1/√2। मैंने आपको बताया था जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले तब एप्लीकेबल होंगे जब वो पॉइंट कहां हो, वो पॉइंट सर्किल पर हो। तो सबसे पहले आप चेक करिए क्या ये वाला पॉइंट इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। आइए रख करके देखते हैं। 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 यानी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये पॉइंट 1/√2 1/2 यहीं बैठा होगा और ये हमारी L1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला L1 निकाल लो, तो आइए L1 निकाल लेते हैं। तो L1 की इक्वेशन आएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्किल एट द पॉइंट 1/√2 1/2। फॉर्मूला क्या होता है? x into x1 that will be equals to 1/√2। तो आपके पास है x into 1/√2 plus y into 1/√2 divided by 1। 1/√2 equals to 1। ठीक है? तो यहां से हमारे पास L1 की इक्वेशन आएगी that is equals to x plus y is equals to √2। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अब उसने बोल रखा है कि जो L है वो परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। तो जो L की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? तो इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x minus y is equals to लेट अस अज्यूम लैम्डा। करेक्ट है? अब जो L1 दे रखी थी, जो L दे रखी है वो दे रखी है y is equals to mx plus c। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहां से हमारे पास m is equals to आ जाएगा y is equals to mx plus c से कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको। तो m is equals to आ जाएगा -1 सॉरी m is equals to आ जाएगा +1 और c is equals to आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा। इनफैक्ट c is equals to क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा। ठीक है? अब जो L है वो इस पे सर्किल पे टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। क्या लगा दो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये लाइन अगर इस सर्किल को टच करेगी तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी। किस पे लगाई है? पहले वाले सर्किल पे। किस लाइन के रिस्पेक्ट में? इसके। क्या होता है? mod cp is equals to r। mod cp is equals to r जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। mod cp is equals to r। इस पॉइंट को मैं t बोल दे रहा हूं। तो mod cp is equals to r की कंडीशन लगी, मतलब इसके सेंटर से इस लाइन पे, ये ध्यान रखना, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो 3,0 बाई रूट खचाखच 2 should be equals to r which is equals to 1। क्लियर? क्लियर? बस कुछ नहीं करना है तो। अब इसके आप क्या करो? स्क्वायरिंग कर दो। तो यहां से आ गया आपके पास c स्क्वायर प्लस का 6c प्लस का 9 इक्वल्स टू 4। अल्टीमेटली आ गया c स्क्वायर प्लस का 6c प्लस का 5। कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं अपन। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सेंटर सर्किल सही ले रखा है अपन ने। लेट मी चेक द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये गलत दिखा है अपन ने। यहाँ पे आएगा c स्क्वायर प्लस 6c और प्लस 7। करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 ले रखा है। तो ये 2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा बेटा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? तो ये करेक्शन था। c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 हमें प्रूफ करना था इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या कंसेप्ट किया अपन ने? L1 निकाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी, उसको गिवन लाइन से कंपेयर किया, m और c की वैल्यूज आ गई। अब वो लाइन दूसरे सर्किल पे टेंजेंट थी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, mod cp इक्वल्स टू r। क्लियर है? तो ये जेईई का क्वेश्चन। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अरे भैया बड़ा आगे चलो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट √3, 1 टू द सर्कल दिस थिंग। देखो भाई जब भी टेंजेंट, नॉर्मल, सर्किल, पॉइंट, ये 4 चीजें दी गई हैं तो हमें टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है किसी पॉइंट पे किसी सर्किल के, तो वो चेक कर लो वो पॉइंट सर्किल पे है या नहीं है। तो √3, 1 को इसको सेटिस्फाई करो। 3 + 1 4 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि ये पॉइंट इस सर्किल पे होगा। एंड x एक्सिस फॉर्म अ ट्रायंगल। तो भाई देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो कह रहा है एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। उस पे एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट √3, 1, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ये टेंजेंट आ गई। ठीक है?
और ये नॉर्मल आ गई। टेंजेंट थोड़ा सा चाहो तो आगे खींच दो और ये बड़ा नॉर्मल आ गई। सर्किल की सारी नॉर्मल कहां से पास करती हैं? सेंटर से पास करती हैं, करेक्ट है। तो ये सेंटर है इसका, ये वो पॉइंट पी हो गया, करेक्ट है। इसको मान लिया मैंने पी दे रखा था, एज्यूम करो पी इक्वल्स टू √3,1 एंड x एक्सेस। तो एक ट्रायंगल का एरिया जनरेट करना है, कौन सा? ये नॉर्मल, ये टेंजेंट और x एक्सेस। तो ये हमारी x एक्सेस हो गई, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं था, फटाफट करते हैं सेकंड्स में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो खट्टा से √3,1, बहुत शानदार बात। तो √3,1 पता, ये पता है नहीं, हाइट तो आ चुकी ट्रायंगल की, बेस निकालना है। बेस निकालना मतलब टेंजेंट का ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आइए टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए बस P पे। तो इस सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट P √3x + y = 4। डन। x1 + y1 = a। तो वो कंडीशन लगा दी, उससे a के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। यहां से क्या करना है? y को 0 पुट करना है। y 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 4/√3। तो x की वैल्यू आ गई 4/√3। अब हमें चाहिए a के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, o के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस। बेस कितना है? 4/√3 इनटू हाइट। हाइट कितनी? 2√3 नहीं 1 करेक्ट है। हाइट कितनी है इसकी? 1 आएगी। तो हाइट 1 आ गई, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल के आ गया 2/√3। चेक द आंसर। तो आंसर शुड बी इक्वल टू 2/√3। 2/√3 करेक्ट है। ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी जगह पे आपको कोई भी डाउट लगता है, इमीडिएटली पॉज किया कीजिए, उसको नोट किया कीजिए। इन क्वेश्चन को अटेंड करने का भी तरीका होता है कि आप चाहे तो अपने वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, डिपेंड्स, आपके पास चॉइस है। डिपेंड, तो आप सॉल्व करें, उसके बाद आंसर को मैच करें, सोल्यूशन को देखें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्योंकि अभी मैं थोड़े से वीडियोस बनाऊंगा होपफुली, जो होंगे एडवांस के बेसिस पे, एडवांस के एग्जाम्स के लिए। उसमें मैं आपको यही दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उनके वीडियोस बना के डालूंगा। तो जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ऐसे देखिएगा कि एक क्वेश्चन लिखा होगा, फिर आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद दोबारा आप उसको प्रोसीड करिएगा, ठीक है, सोल्यूशन देखने के लिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। If the line x + 2y = 1 meet the coordinates that a and b, a circle is drawn through a and b and origin. Find the sum of the perpendicular distances from a and b on the tangent to the circle at origin. तो भाई क्या कहा उसने बोला है कि एक लाइन थी, करेक्ट है। लाइन की इक्वेशन रखी थी, इसने कोऑर्डिनेट्स को a पे काटा है, b पे काटा है। और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, वो दे रखी थी x + 2y = 1। तो भाई जब x + 2y = 1 दिया था, तो यहाँ से a निकल आया, a के कोऑर्डिनेट आ गए 1,0, यहाँ से b निकल आया, b के कोऑर्डिनेट आ गए 0,1/2। शानदार बात, बिल्कुल शानदार बात। अब उसने बोला कि ऐसा सर्किल बनाओ जो a से भी पास करे, b से भी पास करे और o से भी पास करे। कहां से पास करे? a से भी पास करे, b से भी पास करे और o से भी पास करे। तो कॉमन सी बात नहीं करे, एंगल 90 होगा तो ab डायमीटर होगा, और अगर ab डायमीटर होगा तो जो सर्किल होगा कुछ ऐसा बना होगा। बिल्कुल शानदार बात, करेक्ट है। तो ये सर्किल बन गया अपना, जो a से भी पास कर रहा है, b से भी पास कर रहा है और o से भी पास कर रहा है, और इसके लिए ab किसका काम करेगा? डायमीटर का। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इस सर्किल की इक्वेशन निकाल के दो, ऐसे लिख देता हूं, तो कैन यू इजीली गिव दिस इक्वेशन ऑफ द सर्किल? बहुत आसानी से दे देंगे आप। तो इस सर्किल की इक्वेशन आप लिख दोगे और वो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। इसको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट मान करके आप सर्किल की इक्वेशन लिखें, तो सर्किल की इक्वेशन बनेगी x - 1 into x - 0 प्लस का y - 0 into y - 1/2 equals to 0। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं है, शानदार बात, ठीक है। फिर उसने बोला है कि इसकी ओरिजिन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, करेक्ट है। ये टेंजेंट ली मैंने ओरिजिन पे, और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे a से और b से। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। इसको मैंने P1 लिख दिया और इसको मैंने P2 लिख दिया। तो उसने क्वेश्चन में बोला मुझसे, क्या कहा उससे मुझसे
कि फाइंड द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम पी ए एंड बी ऑन टेंजेंट टू द सर्किल एट ओरिजिन, यानी P1 प्लस P2 निकालना है अपने को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है P1 प्लस P2 क्या होगा वो बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है कि P1 प्लस P2 क्या होगा, निकालिए। सोचिए भाई, सर्किल आ गया। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो x स्क्वायर 0 चला जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, तो माइनस का x/2 आ जाएगा, x(x1) प्लस y(y1), तो x स्क्वायर आ गया। मतलब ठीक है, एक काम, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, आइए वो भी देख लीजिएगा जरा। सर्किल इक्वेशन को सुंदर बना के लिख दीजिए पहले तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 इक्वल्स टू 0। अब होता क्या है, कभी भी एक सर्किल जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसकी ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है, तो आप क्या करो, जो भी इसका लीनियर इक्वेशन होगी, जो भी इसकी लीनियर इक्वेशन होगी वही सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन होगी, वही सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी एट ओरिजिन। आइए मैं इसको वेरीफाई करा देता हूं। x(x1) लिखोगे इसको 0 हो जाएगा, y1 लिखोगे 0 हो जाएगा, x प्लस x1 लिखोगे by2 करके तो x/2 आ जाएगा, y/2 करोगे तो y/4 हो जाएगा। अल्टीमेटली जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाएगी, टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाएगी, वो आ जाएगी x माइनस प्लस y/2 इक्वल्स टू 0। मतलब बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने आपको एक ट्रिक दी है छोटी सी, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कभी भी कोई भी सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसकी अगर आपको ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी उसमें लीनियर टर्म बैठा हुआ है वही टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टेंजेंट ऑफ ओरिजिन आ गई, ठीक है। अब हमें P1 और P2 चाहिए, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले P1 की। किसकी बात करने जा रहे हैं? P1 की। P1 मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A टू द लाइन दिस, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो P1 शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2/√5, ठीक है। ऐसे मैं P2 निकालूंगा, सिमिलरली P2 निकालूंगा तो P2 आ जाएगा मॉडुलस ऑफ B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो 1/2/1/2 2√5 सॉरी। तो दोनों का ऐड करेंगे तो P1 प्लस P2, यहां से अगर मैं P1 प्लस P2 कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, P1 प्लस P2, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 5/4। चेक करना की गलती ना हो रही। तो दोनों का सम करेंगे 2/√5 प्लस 1/2/√5, तो 2/√5 नीचे आ जाएगा, 2/√5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और 1 5, तो आंसर आ जाएगा √5/2। कितना आंसर आया? √5/2। ये मेन से क्वेश्चन था, लेट मी चेक द आंसर। √5/2 ऑप्शन तो है भाई, करेक्ट आंसर √5/2। तो क्या किया गया है, किस तरीके से किया गया है, कंसेप्ट को समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो 14 की जगह पे पहले मैं 15 कर रहा हूँ। 15 करने के बाद 14 करूंगा क्योंकि 14 थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा। फंडा क्लियर था ये वाला लास्ट क्वेश्चन का? बहुत शानदार बात। तो भाई देखिए, हर्ष बाबू, चिरंजीव जी, आकांक्षा जी, कंफर्टेबल। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्किल S1। एक सर्किल दिया गया S1, x² + y² = a²। लेट अस अज्यूम द सर्किल है x² + y² = a²। एक सर्किल है x² + y² = b²। लेट अस अज्यूम x² + b² y² + b² ऐसा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नीचे वाले को b की रेडियस वाला ले लो, ऊपर को a की रेडियस वाला ले लो। मैंने एक रैंडम फोटो ली है S2 और S1 की, ठीक है। उससे बोला टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई, वो टेंजेंट आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। देखो उसकी वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोटो। अगर मैंने पहले वाला सर्किल पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और दूसरे वाले सर्किल पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, करेक्ट है। तो इसको मैं T2 लिख देता हूं, इसको मैं T1 लिख देता हूं। तो ये देखो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। उसने बोला फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें इसका लोकस निकालना है। भैया हम क्या कर रहा हूं वो समझना बेटा।
मैं बहुत ही सिंपल, आप बोल लोगे सर आप तो स्पेशल केस है, अरे भाई लोकस है, स्पेशल केस से भी आएगा, सेटिस्फाई करेगा। हमें मेंस में आंसर को फटाफट निकालना है। तो उसने बोला था दो टेंजेंट हो परपेंडिकुलर, तो मैंने दोनों के इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर ली कि परपेंडिकुलर। अब ये घूमता रहेगा, मान लो टेंजेंट ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, तो बनेगा तो सर्किल, ये तो श्योर है, कॉमन सेंस। मान लो नाम दिया होता ऑप्शंस में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो 90 तो 200% मैं क्या आंसर टिक करता, सर्किल टिक करता। बात आती कैसे निकाला जाता था, ये उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस OP होगा, इस डिस्टेंस की रेडियस A थी, इस डिस्टेंस की रेडियस B थी, और अगर ये डिस्टेंस B था तो ये भी डिस्टेंस B ही होगा। यहां से अपन लिखेंगे OP का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। OP का स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास लोकस निकल के आ गया, वही सर्किल आएगा, और सर्किल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई जो चीज इसमें समझने वाली थी कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, उससे बोला राइट एंगल, तो ये नहीं बैठ के जनरल फोटो बना रहे हैं, पर्टिकुलर फोटो बना करके अगर हमारा आंसर मैच कर रहा है तो हमें इमीडिएटली आंसर मैच कराना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पीड मैटर करती है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चलिए क्लियर है, कंफर्टेबल, ओके देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ सर आपने इतना सारी जगह, इतना सारा टाइम क्यों लिया, मतलब इतनी सारा स्पेस क्यों ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने का। रीजन इज वन ओनली कि ये कंप्लीट फुल लेंथ प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी एक हिस्सा आ सकता है, दो पार्ट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उससे पहले बोला है फाइंड द इक्वेशन द टेंजेंट passes 7 4 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये सर्किल दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग, ठीक है। तो जो सर्किल दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y सॉरी प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मुझे सर्किल का सेंटर बताइए और सर्किल की रेडियस बताइए। तो जब मैं सर्किल के सेंटर की आपसे डिमांड करूंगा तो सेंटर आएगा 3, -2। जब मैं आपकी इससे रेडियस की डिमांड करूंगा तो 9 ये 9 4 13, 13 3 16, तो 4 आ जाएगा, तो रेडियस 4 आ जाएगी। और जो पॉइंट P दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 7, 4। ठीक है, आइए तुमने क्या किया वो समझेंगे। 3, -2 1 2 3 -2, यहां कहीं सेंटर होगा, ठीक है, रेडियस 4 है, तो 2 2 3 1, तो इस सर्किल कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या किया गया है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी जो पास करे 7, 4 से, और आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकालनी है और टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो पॉइंट आप ध्यान दें तो 7, 4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रख करके देख लेना। यहां से मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये था अपने पास 3, सेंटर जो था इसका वो था 3, -2, ठीक है, रेडियस 4 जुड़ेगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास कितना, 7, -2, और इसको ऊपर लेके ऐसे चले जाओगे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिल जाएगा आपका 7, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देख रहे होगे 4 रेडियस है, 2 ये कवर करेगा, 2 ये कवर करेगा, मुझे 4 पे जाना है तो 2 और कवर करेगा, तो यहां कहीं ये पॉइंट होगा और इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7, 4। करेक्ट है, आई विल कंसीडर दिस पॉइंट एज P। तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दे दिया। लेटर दे दी, मैं इसको P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टेंजेंट P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x 7 और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया 7, -2। तो देखो दोनों चीजें हमारी सॉल्व हो गई। ये है एडवांटेज इसका ज्योमेट्री का। कैसे ज्योमेट्री, अगर आप F4 फिगर को थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो दूसरी टेंजेंट यहां कहीं होगी ऐसे, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आएगा जिसको मैं T2 बोलूंगा, ये हमारी दूसरी टेंजेंट आएगी जिसको मैं T2 बोलूंगा। अगर मैं आपको T2 वाली टेंजेंट का स्लोप दे दूं या P2 दे दूं, मेरा काम खत्म। आइए उसकी कैलकुलेशन देखिए। यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्योमेट्रिकली करो पूरा क्वेश्चन, केयरफुली ऑब्जर्व करना ज्योमेट्रिकली। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल भी 2 थीटा होगा। करेक्ट है, ये 90 है, तो ये एंगल आ जाएगा 2 थीटा -90।
डन। तो स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। ये पता है थीटा अगर आ गया तो हम पैरामेट्रिकली इतने डिस्टेंस पे जाकर के 2 थीटा पे इसके कोऑर्डिनेट P2 लिख देंगे। तो बात आती है हाउ टू कैलकुलेट tan थीटा। तो tan थीटा यही फोटो से देखिए। तो अगर आप फोटो से tan थीटा देखेंगे तो आपके पास जो tan थीटा आएगा वो आएगा ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। तो P1 अपॉन C1P, P1 अपॉन CP1। P1 का मतलब हो गया 6/4, तो अल्टीमेटली आ गया 3/2। और हमें बात करनी है tan 2 थीटा की, तो यहां से हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 2 थीटा हमारा निकल के आएगा 2 tan थीटा 2 into 3/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 9/4। तो यहां से tan 2 थीटा निकल के आ जाएगा एंड दैट tan 2 थीटा शुड बी कम आउट टू बी, 2 से 2 कट गया 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 माइनस का 12/5 आ जाएगा tan 2 थीटा। अब अगर tan 2 थीटा आ गया माइनस का 12/5, tan 2 थीटा आ गया माइनस का 12/5, तो ये एंगल मुझे पता चल चुका है इससे इतने डिस्टेंस पे। तो यहां से मैं tan 2 थीटा का हमें पता है, तो हम P2 के जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम P2 के कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे हैं, P2 कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम पैरामेट्रिकली लिख रहे हैं, इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे ऊपर जाके P2 के कोऑर्डिनेट लिखना। तो 3 + 4 cos 2 थीटा कॉमा -2 + 4 sin 2 थीटा। अब अगर आपके पास tan 2 थीटा निगेटिव था तो इतना तो श्योर है कि sin 2 थीटा पॉजिटिव होगा और cos 2 थीटा निगेटिव होगा, ये भी श्योर है, करेक्ट है। ये निगेटिव आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। 12/5 है तो ये बन जाएगा आपका 12/13 और ये बन जाएगा 5/13। तो यहां से आपके पास P2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। P2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 माइनस 20/13 कॉमा -2 + 48/13। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, P2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो भी आ जाएंगे कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूं। P2 आते ही आप P2 से आप P2 लिख देंगे, T2 आ गया मतलब टेंजेंट सेकंड आ गई, पॉइंट सेकंड आ गया, टेंजेंट फर्स्ट आ गई, पॉइंट फर्स्ट आ गया। तो ये जो क्वेश्चन किया है मैंने आपको, ये एक फुल लेंथ प्रॉब्लम है। इसका कोई भी एक हिस्सा मतलब आउटसाइड पॉइंट से अगर टेंजेंट निकालनी होती है तो ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं मैं वो बात कर रहा हूं। बिना ज्योमेट्रिकली अगर आपको करना है तो इसका एक मेथड 2 भी होता है। उसमें क्या करना, इस पॉइंट से m स्लोप की टेंजेंट लिखना और इस सर्कल से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे m की 2 वैल्यूज आएंगी, एक इन्फिनेटिव आएगी और एक ये वाली आएगी जो इसका स्लोप होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा 5/12 या 12/5 कुछ आता है, 5/12 शायद आएगा। कंफर्टेबल है? तो इस तरीके से मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल पे कुछ क्वेश्चन करा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग ओवर हियर is equation of the chord joining P alpha and Q beta। सर्किल याद रखना, जितने भी रिजल्ट्स बोर्ड पे लिखे हैं अगला जो मैं आगे कराऊंगा उसके लिए सबके लिए सर्किल मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। वो सर्किल अपने पास है x² + y² = a²। इस स्टैंडर्ड सर्किल के रिस्पेक्ट में मैं सारी बातें करूंगा, इस स्टैंडर्ड सर्किल के रिस्पेक्ट में सारे डेरिवेशन करूंगा, इस स्टैंडर्ड सर्किल के रिस्पेक्ट में सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। करेक्ट है? चलिए, तो सर्किल दिया गया था आपको x² + y² = a²। अब बात आती है कि जब सर्किल मिला तो मैं बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले बात आती है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग P alpha and Q beta। बात आ रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P alpha and Q beta ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किल। तो इस सर्किल पे मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं, P alpha और Q beta, इससे बनने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। तो क्या मैं आपको आपसे P alpha और Q beta के कोऑर्डिनेट एक्सपेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। P alpha का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos alpha, a sin alpha, और Q beta का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos beta and b sin beta। क्लियर? क्या 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, 2D का फॉर्मूला लगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा करके बिल्कुल लगा लेंगे। तो ये डेरिवेशन आ जाता है और इसकी इक्वेशन आती है x/a cos of alpha + beta/2 + y/a sin of alpha + beta/2 = cos of alpha - beta/2। मेरा आप सबसे सजेशन है कि सारे रिजल्ट को ऐसे ही याद रखना, क्योंकि ये सेम रिजल्ट हम लोग वापस आगे चल करके वर्कआउट करेंगे एलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर। तो जब मैं उस समय बताऊंगा तो आपको ये रिकॉल करना कंफर्टेबल रहेगा। क्लियर?
फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अगर किसी सर्किल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसकी कुछ लेंथ आती है। फोटो में देखिए पीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये रेडियस के बराबर है, ये पी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, सर्किल का सेंटर 0,0 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो एलटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा लिखने का ढंग है। तो अगर मैं सर्किल की इक्वेशन को एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो इस इक्वेशन को माइनस ए स्क्वायर लिख करके इक्वल टू 0 लिख देता हूं। अब ये जो माइनस का ए स्क्वायर लिखा तो जिसका लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें अगर आप अल्फा बीटा रखेंगे तो आपकी ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसलिए मैं इसको एस ऑफ पी का रिप्रेजेंटेशन देता हूं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस ऑफ पी। कंफर्टेबल? ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। फिर बात है पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। पावर ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी आउटसाइड पॉइंट से अगर हमने ऐसी कॉर्ड्स ड्रॉ करी है जो इसको पी ए पे कट करी, बी पे कट करी, डी पे कट करी, ई पे कट करी है, तो 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी पी इनटू पी बी इक्वल्स टू पी डी इनटू पी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, जो मैंने बोर्ड पे ऊपर लिख रखी है। तो ये पावर ऑफ पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पी इनटू पी बी, पी डी इनटू पी, ये सब पावर ऑफ पॉइंट पी है विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल एस। करेक्ट है? तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? एस ऑफ पी के बराबर होता है। अब उससे बोला पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा अकॉर्डिंग एज पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। अगर आउटसाइड हुआ तो एस ऑफ पी हमने पढ़ रखा था पोजीशन ऑफ पॉइंट वाला कंसेप्ट। एस ऑफ पी पॉजिटिव होता है, पी पॉइंट आउटसाइड, एस ऑफ पी जीरो होता है, पी पॉइंट ऑन, एस ऑफ पी नेगेटिव होता है, पी पॉइंट इनसाइड। तो वही इसने यहाँ पे लॉजिक दे दिया। फिर बात आती है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। किसी सर्किल जिसका मिडिल पॉइंट पता है, ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पावर ऑफ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो कोई कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, ए बी कॉर्ड की, जिसका मिडिल पॉइंट पता है। ये जनरल है, जनरल मतलब पैराबोला में भी ये लगेगी, एलिप्स में भी ये लगेगी, हाइपरबोला में भी ये लगेगी। करेक्ट है? तो ये जनरल अपने पास है। क्लियर? तो अगर मुझे एम पॉइंट पता है x1 y1 तो मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए। सर्किल पता है, ये सेंटर पता है, रेडियस पता है, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा cm का, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, एम पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। उसका फॉर्मूला आता है t इक्वल्स टू, दिस इज द लर्निंग वे। t इज द टेंजेंट एक्सप्रेशन at the point m on the circle s is equals to 0 and s1 is same as s of p। अगर मैं इस पॉइंट p को सेटिस्फाई कर, देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंट की एक्सप्रेशन। इस सर्किल की इस पॉइंट पे टेंजेंट की एक्सप्रेशन बोलो तो आप बोलोगे x1 + y1 - a स्क्वायर। इस पॉइंट की इस सर्किल पे एक्सप्रेशन बोलो तो पॉइंट सर्किल की एक्सप्रेशन हो जाएगी x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर - a स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू s1 इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट विद अ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किल, ऑफ अ पैराबोला, ऑफ एन एलिप्स, ऑफ एन हाइपरबोला, एनीथिंग। कुछ भी हो, कोई भी कर्व हो, सर्किल हो, पैराबोला, जैसे कोई इक्वेशन का फॉर्मेट इसी तरीके से डराइव होता है। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट से जो आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पी ए और पी बी, तो ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो कहलाती है हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COC। डेरिवेशन इसका वाहियात है, महावाहियात है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस वन, आई जस्ट हैव टू बी राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ AB। क्या आती है? वो आती है x1 + y1 - a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने इक्वेशन पहले भी देख रखी थी, बिल्कुल देख रखी थी। उसका फॉर्मेट क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको याद करने के लिए हम लोग COC AB, ये क्या होती है? AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किल S इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P x1 y1। ठीक है? वो आती है x1 + y1 - a स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मूला में लिख लेते हैं COC इज इक्वल टू AB, T इज इक्वल टू 0। याद करने का तरीका जो टेंजेंट की इक्वेशन हमें याद होती है। ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, इस इक्वेशन 1 को हम लोग तीन तरीके से दिमाग में रखेंगे। पहले यही इक्वेशन टेंजेंट की होती है, यही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की होती है और यही इक्वेशन पोलर की होती है। पोलर इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो ठीक है मैं उसका ज्यादा डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, बस मेंशन करके मैंने छोड़ दिया। बात आती है टेंजेंट की, तो x1 + y1 - a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इधर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल है। कब है? जब पॉइंट P कहां हो? सर्किल पे हो। अगर ये पॉइंट यहां बैठ गया तो जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन ये होगी। तो इक्वेशन 1 x1 + y1 - a square equals to 0 will represent a tangent when P lies on S is equals to 0. P lies on S is equals to 0. करेक्ट है? यही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की होगी। कब होगी? जब P पॉइंट कहां हो? आउटसाइड हो। तो P कहां हो? आउट ऑफ S is equals to 0. आउट ऑफ
s इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड कंडीशन पोलर है, चाहे p लाइज करे इन पे, ऑन पे, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, कहीं पे भी हो तो पोलर की इक्वेशन होती है। पोल पोलर क्या होता है वो अपने सिलेबस में नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, एज रिजल्ट की तरह भी याद रखना, याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमने पी आर अल्फा और क्यू बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो उन्होंने मीट किया एच कॉमा के पे, तो एच और के की कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा के टर्म्स पे निकालना है। कैसे करते हैं ये थोड़ा सा मैं डेरिवेशन समझा देता हूं आपको। अपने आप में एक कंसेप्ट है छोटा सा, तो इसकी इक्वेशन का डेरिवेशन होता कैसे वो समझ लीजिएगा। हाँ भाई, तो बात कर रहे हैं कि अगर हमने P पॉइंट से दो टेंजेंट P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी है, P R एंड P Q, तो R अल्फा और Q बीटा के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसकी क्या कोऑर्डिनेट होंगे, कैसे निकलते हैं वो सब चीजें। तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो P के रिस्पेक्ट में RQ COC होगी और RQ कॉर्ड ज्वाइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा होगी। तो दोनों की इक्वेशन को हम लोग यहाँ इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं। कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी RQ, वर्क कैसे कर रही है? COC। तो अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सर्किल की ये COC थी तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी HX प्लस KY इज इक्वल्स टू A²। इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ दिया। और ऐसे ही दोबारा मैंने RQ को देखा तो मैंने देखा ये कॉर्ड है। कॉर्ड कौन सी? जो R अल्फा और Q बीटा को ज्वाइन करती है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई a। इसकी इक्वेशन 2 डाल दिया। 1 एंड 2 से में कंपेयर कर दो। ये भी RQ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी RQ को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों अगर RQ की इक्वेशन है दोनों को कंपेयर करोगे तो H और K के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, जो कि याद होने चाहिए। A cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, A sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग इज इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये भी जनरल कांसेप्ट है हमारा। जनरल मतलब एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में ये लगेगा, ठीक है। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अगर अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी किसी सर्किल पे PA एंड PB, सर्किल इक्वेशन x² प्लस y² माइनस a² और मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी PA एंड PB, तो PA और PB की जो जॉइंट इक्वेशन आएगी, PA और PB की जो जॉइंट इक्वेशन आएगी, PA एंड PB की जो जॉइंट इक्वेशन आएगी उसका फॉर्मेट होता है S1 = t²। अगेन आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेरिवेशन। S1 = t², वेयर एस क्या है? सर्किल की एक्सप्रेशन। S1 क्या है? सर्किल की एक्सप्रेशन एट द पॉइंट P। T क्या है? टेंजेंट की एक्सप्रेशन एट द पॉइंट P to the circle this thing। तो S1 = t is the joint equation of pair of tangents, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहला लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से इसके इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करूंगा और अच्छे से इनको रिवाइज करके कल हम लोग दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।